हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और इस क्लास में हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो हमने पिछली ही क्लास में पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये लड़ा गया था साल 1914 से 1918 के बीच में। और जब ये युद्ध लड़ा गया था तो उसके बारे में कहा गया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये है द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी कि एक ऐसा युद्ध जो सभी युद्धों को ख़त्म कर देगा, सभी लड़ाइयों को ख़त्म कर देगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? इसके 20 साल बाद ही एक और बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जो कि इससे भी बड़ा था, इससे भी बड़ी स्केल पे लड़ा गया और इससे भी ज़्यादा बर्बरता से लड़ा गया, इससे भी ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। क्यों हुआ ऐसा? कौन थे वो लोग जो इस युद्ध को शुरू करने वाले थे? क्यों ये युद्ध शुरू हुआ और इसके रिजल्ट क्या रहे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे? यही सब चीज़ें हमें इस वीडियो में पढ़नी है। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये लड़ा तो गया था साल 1939 से 45 के बीच में, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा, आज तक लड़ा गया सबसे बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें लगभग 6 से 8 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगभग 30 देशों के लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया और बेसिकली उन्होंने अपना नुकसान झेला किसी न किसी तरीके से, जान माल का या फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस उन्होंने झेले। और बहुत सारे देश इसमें बर्बाद हो गए इकोनॉमिकली, और बहुत सारे देशों की जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ थी, कॉलोनियल पावर थे, वो इसमें तबाह हो गए। क्या कुछ हुआ था ये सभी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर आप सेकंड वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं तो इससे पहले मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ज़रूर देखिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में भी इस्तेमाल करनी है और उनको समझना है, और वो इसके अंदर काम आएंगी, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर टू जो है इसको कहा जाता है टोटल वॉर, और ग्लोबल वॉर तो कहा जाता ही है, पहले वर्ल्ड वॉर को भी ग्लोबल वॉर कहा जाता है। तो टोटल वॉर क्यों कहा जाता है? ये जो युद्ध है ये सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं लड़ा गया कि सेनाएं आपस में लड़ रही हैं और वहीं तक मामला निपट गया, लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें इस वॉर में वॉर इतनी बड़ी स्केल पे लड़ा गया कि लोगों के घरों पे अटैक हुआ, लोगों की जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर थे उन पे अटैक हुआ ताकि वो किसी भी तरीके से सेना की मदद ना कर पाएँ। जो मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने वाली फैक्ट्रीज़ थी उनके ऊपर तो अटैक हुआ ही हुआ, जो कि बेसिक ज़रूरत का सामान बनाने वाली फैक्ट्रीज़ थी उन पे भी अटैक हुआ, इसलिए इसको टोटल वॉर भी कहा जाता है। दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन लोग इसमें किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे। 30 देशों के इसके अंदर कंट्रीब्यूशन था, और लगभग 60 से 80 मिलियन लोग इसमें मारे गए, जो कि उस समय की आबादी का लगभग 3% हिस्सा था। तो दुनिया की 3% आबादी की जान ले ली इस वर्ल्ड वॉर ने, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसने, ठीक है। वॉर शुरू हुआ था जब जर्मनी ने अटैक किया था पोलैंड पे 1 सितंबर 1939 को। चीज़ों को समझेंगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा आगे। और 15 अगस्त 1945 को जब जापान ने सरेंडर किया तो ये वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली ख़त्म हो चुका था, ठीक है। और उसके बाद कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी मानते हैं कि ये वॉर जो है ये साल 1937 में ही शुरू हो चुका था एक्चुअली, जब सीनो जापानीज़ वॉर हुआ था 1937 का, सेकेंड सीनो जापानीज़ वॉर, सेकेंड वॉर था ही। इससे पहले एक और हो चुका था, सीनो मतलब चाइना, चाइना और जापान के बीच में एक वॉर लड़ा गया था साल 1937 में। और इसी को कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत थी। कुछ लोग इसको कारण मानते हैं और कुछ लोग इसको वर्ल्ड वॉर का हिस्सा ही मानते हैं, ठीक है। तो हम देख लेंगे। ऑफिशियल वॉर जो है ये माना जाता है 1 सितंबर से ही, तो आपको डेट 1 सितंबर ही ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं बेलिजेरेंट्स की। कौन थे जो लड़ाके जो लड़ रहे थे? बेलिजेरेंट्स मतलब होता है जिनके बीच में लड़ाई हो रही थी, मतलब विरोधी, अपोनेंट्स कौन थे? एक तरफ थे एक्सिस पावर्स और दूसरी तरफ थे अलाइज। अलाइज तो वही हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अलाइज थे, मित्र राष्ट्र थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर हुआ करती थी, अब है एक्सिस पावर, अब इनको बोलते हैं धुरी राष्ट्र, ठीक है। ये धुरी राष्ट्र थे और ये मित्र राष्ट्र थे। हिंदी में जिनको पढ़ा हुआ हो तो वो वैसे भी याद रख सकते हैं, मित्र राष्ट्र थे। एक्सिस पावर में कौन कौन था? जर्मनी तो इनका लीडर था ही था, जिसको थर्ड राइच भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताऊंगा मैं आपको। इटली था, जापान था, और कुछ और देश भी इनके साथ आगे चल के जुड़ गए थे, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। अलाइज में मेन था ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन भी बाद में जुड़ा था। और
यूनाइटेड स्टेट्स भी बाद में जुड़ा था। शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस थे, और फ्रांस को तो शुरुआत में ही यहाँ पे जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया था, तो फ्रांस ने लड़ाई बहुत बड़े लेवल पे इन पे लड़ नहीं पाया था। तो ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन ये थे। और थोड़ा चाइना भी इन्होंने साथ दिया था, क्योंकि चाइना के ऊपर बार बार जापान अटैक कर रहा था, तो चाइना भी इस तरफ से मित्र राष्ट्रों की तरफ से ही युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैप की। ये है मैप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एक दूसरे के सामने बेलिजरेंट्स हैं उनका। तो जितना भी आपको येलो कलर में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे देश हैं आपके जो अलाइड्स फोर्सेस हैं, वो अलाइड पावर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्राज़ील दिखेगा आपको, यहाँ पे ये दिखेगा यूनाइटेड किंगडम दिखेगा, फ्रांस दिखेगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, क्योंकि ये तो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हुआ करते थे। इंडिया उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो इंडिया भी इसका हिस्सा था। इधर आपको रेड कलर में दिखेंगे फिनलैंड, जर्मनी, रोमानिया और इटली, ये सब देश जो हैं, उधर जापान, ये सब हिस्सा हुआ करते थे एक्सिस पावर का, यानी धुरी राष्ट्र देशों का। और क्लोज मैप देख लीजिए यूरोप का, जिसमें आपको दिख जाएगा ये है इटली, ये है जर्मनी। ये तो शुरुआत में ही यहाँ पे एक दूसरे के साथ में थे। याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली जो है ये था अलाइज की तरफ से, अलाइज की तरफ लड़ा था। और एक तरफ से आपको ध्यान होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपको मैं मैप दिखाऊंगा तो आपको उसमें ध्यान रख जाएगा। तो इटली सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ में लड़ा है, एक्सिस पावर की तरफ से लड़ा है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये यूनाइटेड किंगडम की साइड में था, इस बात को ध्यान रखना है। आप यहाँ पे दिख रहा है सोवियत यूनियन, ब्लू कलर में दिख रहा है, किसी का पक्ष नहीं दिख रहा। ग्रीन कलर में आपको कौन दिख रहा है, अलाइज दिख रहे हैं। साल 1900 कौन सा है ये, 39 है। रेड कलर में जर्मनी है जो कि एक्सिस पावर है, एक्सिस पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सोवियत यूनियन तो किसी की भी साइड नहीं है। ये 1941 में जाके समर्थन देगा इनको, इससे पहले नहीं देगा। और उसके क्या कारण बनेंगे वो आप धीरे धीरे समझ ही जाओगे। ठीक है, तो ये हैं आपके बाल्टिक स्टेट्स हैं, और ये पोलैंड है। ये पहले की बाउंड्री है 1939 की। और आप एक बार के लिए देखेंगे ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चीज़ें, तो अभी आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो साल 1914 से 18 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, तो उस वॉर के बाद आपको पता है कि जर्मनी की हार हो गई थी। उस समय भी सेंट्रल पावर्स हार गए थे, अलाइज जीत गए थे। तो ज्यों ही वॉर ख़त्म हुआ, तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो जर्मनी के ऊपर डाल दी गई कि जर्मनी की वजह से वॉर शुरू हुआ। और कैसे हुआ था वो सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद होंगी। आपको मैं मैप भी दिखा देता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन अम्पायर और बुल्गारिया, ये 4 देश थे मेनली सेंट्रल पावर की तरफ से। और रशियन फेडरेशन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और ये जो देश थे पोर्टुगल और यूनाइटेड स्टेट्स भी, ये सब थे अलाइड पावर्स की तरफ से। तो ज्यों ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो ये दोनों जो अंपायर हैं ये तो पूरी तरह से टूट गए, इनकी जगह नए नए छोटे छोटे देश बन गए। जर्मनी है, इसको भी तोड़ा गया और इसके से भी कुछ देश बना दिए गए। इसकी जो कॉलोनीज़ थी उनको भी तोड़ के इन देशों ने अपने अपने हिस्से कर लिया, बांट लिया। मतलब बेसिकली फ्रांस ने, यूनाइटेड किंगडम ने, रशिया ने, इन्होंने मिलकर बांट लिया तो इनकी कॉलोनीज़ को। ठीक है, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उसका मकसद तो यही था ना कि अब वॉर और ना हो। लेकिन एक्चुअल में उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी यूरोप के अंदर। ठीक है, और उसी का जो बड़ा रीजन बना आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट मेजर हुए। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर कारण है वो इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही है। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं ना कि किसी भी युद्ध का आखिरी मकसद होता है शांति, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉर से कभी भी शांति लाई जा सके, ये एक तरीके की फालतू बकवास है, इसमें कोई भी वो नहीं है, सच नहीं है। लेकिन लोग लड़ते हैं और उसको जस्टिफाई करने का एक तरीका है। तो जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो जर्मनी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ, बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट हुआ जर्मनी के साथ, जिसकी वजह से जर्मनी के अंदर है ना एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म ग्रो हुआ। बदले की भावना, रिवेंज, और मतलब उनकी प्रतिष्ठा को इतनी चोट पहुंची थी, उनके प्राइड को इतना एक तरीके से ठेस पहुंची थी, इकोनॉमिकली उनको इतना वीक कर दिया गया था, उनकी कॉलोनीज़ को उनसे छीन लिया गया था। तो इस तरीके से जर्मनी में नाजिज्म जो है, मतलब हिटलर का राइज कैसे होगा वो चीज़ें देखनी हमें, ये हुआ। और इस तरीके से धीरे धीरे रूट्स पैदा होती गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए फाउंडेशन रखी गई इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और फिर हिटलर का राइज होता है, जिसकी एक्सपांशनिस्ट जो पॉलिसी थी कि उसको अपने अंपायर को बढ़ाना था, साम्राज्यवाद की जो नीतियां थी, उसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ये तो ओवरव्यू है, इस ओवरव्यू से काम चलेगा नहीं, हमें इसके डिटेल रीजन्स को समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था एक्चुअल में।
तो एक बार और ये छोटा सा मैप देख लीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की स्थिति ऐसी थी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और बुल्गारिया हुआ करता था। नीचे या तुर्की नहीं हुआ करता था, या ओटोमन एम्पायर हुआ करता था। लेकिन जो ही ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो यहाँ टर्की बन गया, ओटोमन एम्पायर टूट गया, यहाँ पे ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर टूट गया और छोटे छोटे देश बन गए, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ये सब देश बन गए यहाँ पे। ठीक है, यूगोस्लाविया बन गया, इसका एक तरीके से गठन हुआ, ये देश जुड़ के बना था। पोलैंड बन गए यहाँ पे, लिथुनिया, लातविया और इस्टोनिया ये बाल्टिक स्टेट्स बन गए। ठीक है, जर्मनी का हिस्से तोड़े गए। इस तरीके से नई बाउंड्री बनाई गई, और ये बाउंड्री का जो क्रिएशन था ये भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कारण ये था कि कुछ इमेजिनरी लाइन बना के अलाइड फोर्सेस ने यहाँ पे देश बना दिए अपनी मर्जी से कि चेकोस्लोवाकिया भाई ऐसा ऐसा देश बनेगा। लेकिन चेकोस्लोवाकिया में जो लोग रहते थे उनकी एथनिसिटी क्या थी, उनकी भाषा क्या थी, उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया, और इसकी वजह से उन देश के आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट चलते थे। कुछ लोग अपने आप को जर्मन समझते थे लेकिन रहते थे चेकोस्लोवाकिया में, कुछ लोग पोलैंड में थे, जर्मन भाषा बोलते थे, अपने आप को समझते थे जर्मन, पोलैंड का हिस्सा ही नहीं मानते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइनें जो हैं ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनी। लेकिन बात आती है मेन इनके कॉजेज में सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्साइल की। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल को जब समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जर्मनी के साथ किस तरीके का व्यवहार किया मित्र राष्ट्रों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जो ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो आपको पता है जर्मनी वॉर हार गया था। जर्मनी हार गया तो सबसे पहले आपको पता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो शुरू तो ऑस्ट्रियन एम्पायर ने किया था। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक किया था ना, सबसे पहले ये किया था। लेकिन ऑस्ट्रिया तो टूट गया और सबसे पावरफुल कंट्री जो था सेंट्रल पावर्स की तरफ वो था जर्मनी। तो इसीलिए जर्मनी को नीचा दिखाने और जर्मनी को कमज़ोर करने के लिए, और जर्मनी एक नई सुपर पावर ना बन जाए, इसलिए सबसे ज़्यादा पावर डाली गई अलाइड फोर्सेस की तरफ से जर्मनी के ऊपर कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है इसकी सारी जिम्मेदारी डाल दी जर्मनी के ऊपर, और जर्मनी को कहा कि आपकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है। ठीक है, उसके बाद जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज़ थी उन सभी को अलाइड फोर्सेस ने हथिया लिया और उन्होंने उनको अनेक्स कर लिया। उसके बाद जर्मनी की आर्मी के ऊपर भी एक तरह से प्रतिबंध लगाए गए, उनके ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई कि वो 1 लाख से ज़्यादा बड़ी आर्मी नहीं रख सकते, वो बड़ी हैवी आर्टिलरी नहीं रख सकते, वो बड़े एयरक्राफ्ट नहीं रख सकते, टैंक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और राइनलैंड जो इलाका है उसको डीमिलिटराइज उसको करना पड़ेगा। इतने सारे इनके ऊपर वो लगाए गए, मिलिट्री प्रतिबंध लगाए गए बेसिकली। तो एक देश की संप्रभुत्वता बेसिकली इन्होंने छीन ली थी। अब सॉवरेन कंट्री फील नहीं कर पा रहा था जर्मनी अपने आप को, क्योंकि उनसे न तो उनके पास मिलिट्री की पावर रही थी, उनकी टेरिटरी को भी अनेक्स कर लिया, और उनसे वॉर इंडेमनिटी भी ली गई। बहुत बड़े स्केल पे उनसे पैसा मांगा गया कि आप जो इतना हमारी लड़ाई में हमारा खर्चा हुआ उसको रीपे कीजिए, और 2010 तक पे किया है, सोचो जर्मनी ने उस पैसे को, इतना पैसा इनके ऊपर डाला गया। तो एक तरीके से आप देख रहे हो ना कि जर्मनी के प्रति ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल कितनी हार्श थी। ठीक है, अब देखेंगे और भी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, और ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है इसके बाद इसके नतीजे क्या रहे। इस ट्रीटी को साइन करने वाली जो सरकार थी ना वो थी उस समय वेमार रिपब्लिक की सरकार। वेमार रिपब्लिक जर्मनी का ही नाम है। जर्मनी के 3-4 नाम ध्यान रखिएगा आप। एक तो पहले का जर्मन एम्पायर था, और इस वीडियो में हम थर्ड राइश की भी बात करते हैं बार बार, थर्ड राइश था, और एक वेमार रिपब्लिक भी इसको बोलते हैं, और उससे पहले ये हुआ करता था एक तरीके से रोमन एम्पायर का हिस्सा। तो ये थर्ड राइश इसीलिए नाम पड़ा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, आगे मैप में भी दिखा के बताऊंगा। तो वेमार रिपब्लिक की जो सरकार थी उसने जब इसको साइन किया तो हालांकि उस सरकार के पास कोई चॉइस नहीं थी कि उनको ये ना चाहो तो वो मत साइन करो, क्योंकि वो हारी हुई सरकार थी, वो युद्ध में हारे हुए लोग थे, तो उनको ये ट्रीटी तो साइन करनी ही थी। लेकिन वो लोगों के बीच में इनफेमस हो गई। लोग इससे, जो नेशनलिस्ट लोग थे वो इसको गलत मानने लग गए कि ये सरकार ऐसे झुक क्यों गई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल पे इन्होंने साइन कैसे कर दिया, हमारी प्रतिष्ठा को इतना दाव पे कैसे लगा दिया। तो इसलिए लोग इनके खिलाफ हो गए। फिर उसके बाद बात आती है इकोनॉमिकल क्राइसिस की। इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है, आगे भी पढ़ेंगे। एक चीज़ आप देखिए, साल 1929 इस समय दुनिया में आई थी महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन, और इकोनॉमिकल क्राइसिस पूरी दुनिया में उस समय हो गए थे, चाहे यूरोप हो, एशिया हो, अमेरिकाज हो, सब जगह वहाँ पे एक बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस थे। इन इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से जो वॉर इंडेमनिटी लगाई गई थी जर्मनी पे, वो जर्मनी पे नहीं कर पा रहा था, उसकी इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं दे पा रहा था। इसकी वजह से फ्रांस और बेल्जियम ने यहाँ पे जर्मनी को प्रेशराइज करना शुरू किया। और मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ।
कहाँ गया, काफ़ी आगे पीछे हो गए, तो एक सेकंड रुकिएगा, पीछे वाले मैप में चलते हैं। ये बेल्जियम है और ये फ्रांस है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते होके ही फ्रांस पे अटैक किया था, और यही वो इलाका था रेहनलैंड वाला। आगे भी एक मैप आएगा, मैं दिखा दूंगा आपको। वो उसको डीमिलिटराइज करने की बात कही गई थी ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ट्रीटी ऑफ वर्साइल में। तो यहाँ पे एक और इनकी वो हुआ करती थी, इंडस्ट्री हुआ करती थी, इनकी माइनिंग हुआ करती थी, जर्मनी की माइंस हुआ करती थी, जिनका कंट्रोल 15 साल के लिए फ्रांस को मिला हुआ था इसी ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ही। तो इसके ऊपर इन्होंने और ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मतलब जो ही ये जब वॉर इंडेमनिटी नहीं पे कर पा रहे थे, तो इस इलाके से इन्होंने और ज़्यादा हैवीली एक तरीके से इनकी माइंस का एक्सट्रैक्शन करना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से जर्मनी के ऊपर दबाव बनाते जा रहे थे। तो दबाव में आके जर्मनी ने क्या किया, बहुत ज़्यादा करेंसी को छापना शुरू कर दिया। उनका जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने वॉर इंडेमनिटी को पे करने के लिए बहुत ही हैवी करेंसी को छापा। तो जितना पैसा छापोगे उतना ही उसकी वैल्यू कम होगी। तो इसकी वजह से डिवैल्यूएशन हुआ, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ, और कीमतें इतनी ज़्यादा वो हो गई, सामान की कीमतें इतनी बढ़ गई, क्योंकि आपको पता है इतनी ज़्यादा हैवी करेंसी इन्होंने छापी। इसके बाद क्या होता है कि लोग हो गए परेशान। लोग इतना परेशान हो गए कि वो एक तरीके से अपनी सरकार के खिलाफ हो गए, और उनको चाहिए था ऑप्शन कि उनका पॉलिटिकल ऑप्शन क्या हो सकता है, इस सरकार को हटाएं तो किसको लेके आएं। तो वहाँ पे एक नेशनलिस्ट ग्रुप पैदा हो रहा था, वो था नाजी पार्टी का। और नाजी पार्टी अडोल्फ हिटलर के द्वारा लेडेड थी। अडोल्फ हिटलर उसको लीड कर रहा था। और हिटलर जो था वो एक बहुत ही गजब का वक्ता था। ये आदमी बहुत बुरा था, लेकिन वक्ता ऐसा था कि लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता था, लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। इसकी जो बातें थी, उस समय जर्मनी को जो चीज़ चाहिए थी, वहाँ के जो नेशनलिज्म की जो भावना थी, उनको ये चोट कर रहा था, उसका ये फ़ायदा उठा रहा था। तो इसने क्या है, इनको एक ऑप्शन की तरह खुद को प्रेजेंट किया और कहा कि मैं इन वॉर इंडेमनिटी और इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, मैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल के खिलाफ हूँ, मैं इस सरकार के खिलाफ हूँ। सरकार का वो खुला एक तरीके से विरोध किया करता था, तो लोगों ने इसको एक तरीके से अपना ऑप्शन माना, और ये एक बड़ा कारण बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, इन चीज़ों को और डिटेल में भी आप धीरे धीरे समझते जाओगे जब आगे के कारण पढ़ोगे। तो राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म क्यों हुआ? फासिज्म और नाजिज्म क्या है? फासिज्म मतलब एक एक्सट्रीम राइट विंग की जो वो होती है, पॉलिसी होती है, मतलब विचारधारा होती है एक्सट्रीम राइट विंग की, उसको ही बोलते हैं। और नाजिज्म जो नाजी पार्टी की धारणा है, और उसमें फासिज्म जैसी ही धारणाएं हैं, कुछ कुछ चीज़ें ही इसमें अलग हैं नाजिज्म में। वो जैसे कि जूस से नफरत करना, यहूदियों का जो शोषण करना, आर्यन रेस को ज़्यादा सुप्रीम समझना, वो वाली चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं बस, और बाकी सब सेम ही है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ था, तो ज़्यादातर अलाइज पावर्स ने ये सोचा कि दुनिया भर में हमें डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए, और स्पेशली यूएसए ने, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय यूएसए डेमोक्रेसीज़ का लीडर हुआ करता था, दुनिया की पहली डेमोक्रेसी था यूएसए। तो यूएसए चाहता था कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे तो उतनी ही रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, और वो सेफ रहेगी, वर्ल्ड पीस की तरफ लोगों को अग्रसर करेगी, ज़्यादा जिम्मेदारी से सरकार चलाएगी, बार बार कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी। ठीक बात थी, ठीक। लेकिन जब 1920 का और 1930 के बीच का जो समय चल रहा था, वो इकोनॉमिकल क्राइसिस का समय भी था। जर्मनी के ऊपर लगा दिया गया था इतने बड़े लेवल पे आपने ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो लोग परेशान थे, और नेशनलिज्म का राइज हो रहा था यूरोप में फिर से, पहले भी हुआ था, लेकिन इस बड़े लेवल पे जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म है वो फैल रहा था। लोग अपनी सरकारों से खुश नहीं थे, डिससेटिस्फेक्शन था। इसकी वजह से एक्सट्रीम राइट विंग्स की जो सोच है वो ज़्यादा पनपने लग गई, और इसी की वजह से फासिज्म जो है यहाँ पे राइज हुआ, जिसको टोटलिटेरियनिज्म भी बोलते हैं, यानी डिक्टेटरशिप बोलते हैं। राइट विंग की जो डिक्टेटरशिप है उसको बोलते हैं। इसके बाद साल 1922 में बेनिटो मुसोलिनी ने सबसे पहले फासिस्ट डिक्टेटरशिप अपनाई यूरोप में, इटली में। सबसे पहले यहीं से शुरू हुई थी मुसोलिनी के समय पे, और उसके बाद धीरे धीरे जर्मनी में भी नाजिज्म का राइज हो रहा था। और उसका कारण आप जानते ही हैं कि हिटलर था। हिटलर ने प्रॉमिस किया अपने देश के लोगों से, हिटलर की पार्टी का नाम था जर्मन नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी, जिसको नाजी पार्टी भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में नाजी पार्टी है, और ये बड़ा नाम इसका ये है। तो इसने वादा किया था कि वो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है इसको ओवरटर्न कर देगा, इसको वो डिसअप्रूव कर देगा, और वो जो वॉर इंडेमनिटी वो पे कर रहे हैं वो नहीं देंगे, हमारी जो पुरानी सीमाएं हैं उनको हम वापस से छीनेंगे दूसरे देशों से। और लोगों को ये जो ग्लोरिफिकेशन का जो आइडिया था
कि जर्मन वेल्थ और ग्लोरी को मैं वापस लौटाऊंगा, ये जो हमारा जो फादरलैंड है इसकी जो ग्लोरी छीन ली है हमारी पहले की सरकारों ने और अलाइज पावर्स ने, उसको मैं फिर से लौटाऊंगा। तो ऐसी बातें जब हिटलर किया करता था तो लोग उसकी तरफ काफ़ी हिप्नोटाइज थे। लेकिन दूसरी तरफ से हिटलर एक चीज़ का और बड़ा वो था, क्या बोलते हैं, प्रमोट करता था, वो था रेशियल सुप्रीमेसी। वो कहता था आर्यन जो रेस है ना वो बहुत ही सुप्रीम है, उससे इंपॉर्टेंट कोई रेस नहीं है, वही एक प्योर ब्लड है, बाकी सबको तो मतलब एक तरह से उसकी ये सोचते कि मार ही देना चाहिए, उनको तो जर्मनी में रहने का अधिकार ही नहीं है। जर्मनी जो है जगह है वो सिर्फ आर्यंस के लिए है, वो आर्यंस का देश है और बाकियों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इसीलिए वो जो ही लोग जो रहा करते थे जर्मनी में उनके खिलाफ था। मार्क्सिस्ट जो थे उनके खिलाफ था, क्योंकि विचारधारा का मतभेद था। मार्क्सिस्ट एक लेफ्ट विंग की विचारधारा है, पॉलिटिकल विचारधारा है, और फासिज्म एक एक्सट्रीम राइट विंग की विचारधारा है, तो दोनों के बीच में कोई मिलाप हो ही नहीं सकता। एंटी स्लाव था, स्लाव जो रशियन एथनिसिटी के लोग रहा करते थे उनके भी खिलाफ था, और एलजीबीटी जो होमोसेक्सुअल और इन कम्युनिटी के भी खिलाफ हुआ करता था। तो इन सभी को वो मानता ही नहीं था कि वो जर्मन हैं, इनको तो वो सेकेंडरी सिटीजन की तरह देखता था। फिर क्या होता है, साल 1933 के इलेक्शन होते हैं जर्मनी में, और इस समय हिटलर जीत जाता है इस इलेक्शन को। कंप्लीटली बहुमत तो नहीं मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होती है, तो जर्मन चांसलर इनको बना दिया जाता है। ये जर्मन चांसलर बन जाता है और उसके बाद एक साल में ही ये खुद को डिक्टेटर घोषित कर देता है। 1934 में खुद को फ्यूहरर, ये एक शब्द है जिसका, ये शब्द जो है जर्मन शब्द है जिसका मतलब तो होता है नेता, सुप्रीम लीडर। तो ये खुद को सुप्रीम लीडर घोषित कर देता है और उसके बाद चुनाव वगैरह सब खत्म और खुद डिक्टेटर बन जाता है। और उसके बाद लोगों से प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं खुद को फ्यूहरर घोषित करता हूँ, लेकिन मैं आपको अपने देश की जो ग्लोरी है ये वापस लौटाऊंगा। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल को यहीं पे वो मानने से मना कर देता है और अपनी आर्मी के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। हैवी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखेंगे आपको, बहुत इन्वेस्टमेंट आर्मी की तरफ करना लगेगा और एक तरीके से देश के अंदर प्रोपोगेंडा शुरू हो जाता है। राइट विंग का जो एक्सट्रीम राइट विंग का जो प्रोपोगेंडा था उस समय वो उन्होंने शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ जो उसकी ऑब्सेसिविटी थी सुपीरियर आर्यन रेस की तरफ, वो बढ़ने लग गई और उसके जो समर्थक थे वो लोग क्या करने लग गए, जो दूसरी एथनिसिटी के लोग रहते थे और दूसरी रेस के जो लोग रहा करते थे, स्पेशली स्लाव, जूस, मार्क्सिस्ट, इन सभी के ऊपर अत्याचार होने शुरू हो गए। और इवन जूहिस को तो उनके पास अधिकार ही नहीं होते थे, यहूदियों से सारे अधिकार छीन लिए गए। उनको सेकेंडरी सिटीजन तो छोड़िए, उनको मार्क किया जाता था कि उनके ऊपर ये जो मार्क होता है ना, जो कि मार्क है किस चीज़ का, जो क्या बोलते हैं अब्राहम रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, जूहिश लोग हैं, इसका मार्क लगाया जाता था उनके हाथ के ऊपर, एक तरीके से ठप्पा लगाया जाता था कि आप जूहिश हो तो आपको अलग से बिहेव किया जाएगा उनके साथ, और इस तरीके से उनको मार्क किया गया। उसके बाद तो आपको पता है न्यूक्लियर होलोकास्ट भी हुआ साल 1941 के आसपास, और लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया गैस चैम्बर्स में डाल के, लेबर चैम्बर्स में डाल के, उनसे काम कराया जाता था मज़दूरों की तरह बहुत भयंकर तरीके से। कुछ लोग वहाँ मारे जाते थे, उनको खाना पीना नहीं दिया जाता था, और जो बच जाते थे उनको गैस चैम्बर्स में डाल के हिटलर ने मरवाया। हिटलर का ऐसा मानना था कि ये जो जर्मन रेस है इसका खूब एक्सपांड करना चाहिए और हमें अपनी जर्मन रेस को बढ़ाने के लिए जगह चाहिए, लिविंग स्पेस चाहिए, जिसको कहा जाता था लेबन्सरूम। और उसके लिए हमें दूसरे देशों को भी जीतना पड़ेगा, हमें वॉर लड़ना पड़ेगा ताकि हम लिविंग स्पेस को जीत सकें, अपनी टेरिटरी को बढ़ा सकें। तो मतलब देखिए हिटलर का प्रोपोगेंडा देखिए हर तरीके से, कि आप एक तरफ तो आर्यन देश को प्रमोट कर रहे हैं, आप ट्रीटी ऑफ वर्साइल को ख़त्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपने लिविंग स्पेस के नाम पे दूसरों देशों पे अटैक करने का बहाना भी ढूंढ लिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जर्मनी में हो रही थी, और ये है हिटलर और ये है मुसोलिनी, और इन दोनों ने आगे चल के हाथ भी मिला लिया था, दोस्त बन गए थे। तो दीज टू डेविल फ्रेंड्स चेंज द फेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। याद रखिएगा ये दोनों लोग बहुत ही ऐसे लोग थे जिन्होंने मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा एक तरीके से परिवर्तन ला दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आप देखेंगे इन चीज़ों को, पर मरे भी इसी तरीके की मौत, वो भी हमें देखे नहीं है। ये तो चल रहा था यूरोप में। दूसरी तरफ जापान यानी एशिया में क्या चल रहा था, तो जापान ने जो अपना शुरुआती समय था, अब
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में फैल चुका था। ठीक है, 20th सेंचुरी आते आते तो पूरी दुनिया ने उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था। तो जापान ने सबसे पहले अपनी मिलिट्री में रिफॉर्म करना शुरू किया। वहाँ पे राजा हुआ करता था, मिलिट्री बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। तो अपनी इंडस्ट्रियल हब का इस्तेमाल उन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी उस पर किया, मिलिट्री पे किया। और उसके बाद उसको एक बड़ा इम्पीरियल पावर बनना था। नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में जापान सबसे बड़ा इम्पीरियल पावर बन के निकला। अगर 20th सेंचुरी की शुरुआती समय की बात करें तो 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी की शुरुआत में जापान का जो एम्पायर था, इसने बहुत सारे एरिया को कैप्चर किया। धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा, तो यहाँ पे नहीं, आगे बताऊंगा, ये तो देख ही लेना आप। तो और जापान ने आगे चल के एक्सिस पावर को ज्वाइन कर लिया था। पहले तो इनकी बर्लिन के साथ हुई थी। तो रोम तो उस समय इटली की कैपिटल थी, बर्लिन जर्मनी की और टोक्यो जापान की। तो रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस बन गई थी 1936 में। साल 1940 में टारपाइट ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें तीनों देश एक साथ आए थे। लेकिन 1936 में एक दूसरे से इनडायरेक्टली ये लिंक हो चुके थे। ये जापानीज एम्पायर है। ये तो ओरिजिनल मेनलैंड जापान है। उसके बाद इसने देखो 1905 में सेखाइन वाला जो इलाका है इसको जीता। फिर कोरियन पेनिनसुला को 1910 में जीत लिया। कोरियन पेनिनसुला में दोनों आ गए, आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। 1931 में फर्स्ट जापान सिनो जापान वॉर में मंचूरिया को जीत लिया और इसका नाम मंचुकाओ रख दिया 1932 में। ऐसे कर कर के जापान ने पूरा जो पैसिफिक है उसमें अपनी एक तरीके से धाक जमा रखी थी। ठीक है, उसको हम और डिटेल में भी पढ़ते जाएंगे, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। अब बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s या फिर 1900 लेट 1920 या अर्ली 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, ये इसकी शुरुआत तो यूएसए में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसने पूरी दुनिया में ये डिप्रेशन आ गया, महामंदी आ गई। डिप्रेशन मतलब चीज़ों की कीमतों का अचानक से बहुत भयंकर तरीके से गिरना, जिसकी वजह से क्या होता है, डिमांड की भी आप बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई आपके पास ओवरफ्लो हो जाता है। तो मंदी तो आप समझते हैं, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं 1930 की मंदी कैसे थी। तो ये जो मंदी आई थी, महामंदी आई, इसने यूरोप और एशिया की जो इकोनॉमीज़ थी, बड़ी मेजर इकोनॉमीज़, उनकी बैकबोन पूरी तरह से तोड़ दी। और वो चीज़ अब यहाँ पे आप समझेंगे कि जर्मनी अपनी वॉर इंडेमनिटी पे नहीं कर पा रहा था। फ्रांस और बेल्जियम ने इसको प्रेशराइज किया, प्रिंट किया बहुत ज़्यादा पैसा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ, डिवैल्यूएशन हुआ इसकी इनकी करेंसी का। साथ ही साथ यूएसए इनको लोन्स पे कर रहा था, प्रोवाइड कर रहा था, सॉरी यूएसए उस समय आपको पता ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मैंने कहा था आपको कि सुपर पावर की तरह राइज हुआ था यूएसए। जो भी वॉर में इन्फेक्टेड कंट्रीज थे, चाहे वो कोई सा भी पक्ष हो, अलाइड पावर हो या सेंट्रल पावर्स हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली, तो उनको लोन प्रोवाइड करता था। अब लोन प्रोवाइड करता था एक तरफ, तो देखिए क्या सिस्टम क्या चल रहा था, यूएसए लोन प्रोवाइड कर रहा है किसको, जर्मनी को। जर्मनी क्या कर रहा है, जर्मनी वॉर इंडेमनिटी इसी लोन को लेके ये पैसा दे रहा है यूके को, फ्रांस को, और यूएसए को भी दे रहा है इसमें से ही। क्यों? क्योंकि इनको वॉर इंडेमनिटी पे करनी है, उसकी किस्तें चुकानी है। तो मतलब एक तरफ से आप किस्त लोन भी दे दो, उससे ब्याज भी कमा लो, और इसी से पैसे से वापस आप एक तरीके से वॉर इंडेमनिटी भी ले लो। तो कितना प्रेशर पड़ रहा था यहाँ से जर्मनी के ऊपर। लेकिन उसके बाद लोग इस चीज़ से गुस्सा हुए, वहाँ पे फासिज्म का राइज हुआ, हिटलर वहाँ पे आया सत्ता में। और उसके बाद सिर्फ ना केवल सिर्फ जर्मनी में ही, बाकी देश जो थे स्पेन और इटली, इनमें भी यहाँ पे टोटलिटेरियन जो गवर्नमेंट्स थी वो बनने लग गई थी। वहाँ पे मुसोलिनी बनने लग गया। और स्पेन तो चलो, स्पेन का रोल नहीं है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसको ज़्यादा डिटेल में देखना नहीं है, क्योंकि वो साइड में था, वो एक तरीके से न्यूट्रल कंट्री था। ठीक है, अब एक बात है, एशिया में क्या चल रहा है, जापान जिसके भी इस ग्रेट डिप्रेशन का बहुत प्रभाव पड़ रहा था। तो जापान को भी अपने रिसोर्सेज की कमी पड़ रही थी, पैसा चाहिए था, तो उसने क्या कर दिया, चाइना पे अटैक कर दिया। और उसके अलावा पैसिफिक के जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे उन पे बहुतों पे अटैक कर दिया। तो मतलब ये जो ग्रेट डिप्रेशन था, लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी, पैसे की कमी, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लग गई। दूसरे देशों की तरफ वो भूख की नज़र से देखने लग गए कि इनको लूट लेते हैं, और तो कुछ है नहीं। फिर बात आती है कि भाई ठीक है, सब बातें अपनी जगह साइड में हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक चीज़ बनी थी, लीग ऑफ नेशन, जिसको राष्ट्र संघ बोलते हैं, वो कहाँ गया? उसका तो मकसद ये था ना कि दो देशों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनने देना है, उसको क्या करना है,
समझौते के दौरान या किसी दो लोगों के बीच में बातचीत के दौरान ही हमें ठीक करना है। लेकिन ये कहाँ गया? तो ये एक्चुअल में फेल कर गया। ये फेल कर गया, तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। वुडरो विल्सन ने जब अपने 14 की पीस पॉइंट दिए थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि हम लीग ऑफ नेशन बनाएंगे, जिसका मकसद होगा देशों के बीच में समन्वय बना के रखना, कॉरपोरेशन बैठा के रखना। लेकिन यूएसए के ही लोग इसके खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, लीग ऑफ नेशन नहीं चाहिए हमें। लीग ऑफ नेशन जो है एक डिस्टेंस पॉलिटिक्स है यूरोप की, उसमें हमें यूएसए को पढ़ना नहीं है। इंपीरियल पावर्स जो हैं वो अपनी अपनी राजनीति करती हैं, इसमें हमें इसमें नहीं पढ़ना। तो ये तो फेल हो गया। तो ये वर्ल्ड पीस में क्या पार्टिसिपेट कर पाएगा? इसका कोई वही नहीं था, इसका कोई महत्व बचा ही नहीं था। डिस्प्यूट जब सोल्व करने की बात आती थी, जब रशिया ने एक बार अटैक कर दिया था मंचूरिया पे, तो उनको कहा गया कि आप क्या है ये क्यों कर रहे हो, लीग ऑफ नेशन ने कहा, तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया। यूएसए पहले ही छोड़ चुका था। दूसरी बात यह कि लीग ऑफ नेशन के पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी। जैसे अब यूनाइटेड नेशन के पास अपनी आर्मी है, उनके पास परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर्स की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 तो बड़े मेंबर हैं वीटो पावर वाले। उस समय ऐसा कुछ था नहीं, तो इनके पास न आर्मी थी। ये सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते थे, मोरल मतलब एक तरीके से दबाव डालने की कोशिश करते थे, जो कि ज़्यादा कामयाब हो नहीं पा रहा था, जिससे कोई प्रेशर लोगों के ऊपर बिल्ट हो नहीं पा रहा था। तो इसलिए क्या है, लीग ऑफ नेशन एक फेलियर रहा। यूएसए भी इसमें से पुल कर चुका था, दूसरे देश भी इसमें से पुल कर चुके थे, बहुत कम देश थे जो इसमें थे। तो लीग ऑफ नेशन जो है ये महत्वहीन था, इसमें कोई इसका महत्व ही नहीं था। फिर बात आती है, एक और कारण है, वो है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अपीजमेंट क्या होता है? तुष्टीकरण। आपने बहुत बार सुना होगा, इंडिया में भी तुष्टीकरण की राजनीति, पॉलिसी। ये क्या है? ये बेसिकली ये है कि जैसे कि कोई चीज़ है उसको ज़्यादा महत्व ही नहीं देना। मतलब जैसे कोई चीज़ जैसे माइनॉरिटी है उसका अपीजमेंट होता है ना, वैसे ही छोटे देशों का अपीजमेंट किया जो अलाइड फोर्सेस हैं उन्होंने। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी, अभी हमने बात की थी, उसमें यह कहा गया था कि जर्मनी कभी भी राइनलैंड जो इलाका है उसको मिलिटराइज नहीं करेगा, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल की सारी बातों को मानेगा। लेकिन जब हिटलर ने इस राइनलैंड, अब देखिए ये है वो मैप, इंपॉर्टेंट मैप है, बहुत ध्यान रखिएगा। ये राइनलैंड, यहाँ से राइन नदी बहती है, उसके आसपास का जो इलाका है उसको राइनलैंड बोला जाता है। तो इस इलाके के को रीमिलिटराइज नहीं करना था जर्मनी को, ऐसा बोला गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल में। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बेल्जियम और लग्जमबर्ग, यहाँ पे छोटा सा देश है, उसके रास्ते हुए ही फ्रांस पे अटैक किया था। तो दोबारा ऐसा अटैक ना करे जर्मनी, इसलिए इस इलाके को इन्होंने कहा कि ये तो एक तरीके से बफर जोन रहेगा, इसके ऊपर आप मिलिट्री नहीं रख सकते, ठीक है। तो जर्मनी ने मान लिया था उस समय, लेकिन हिटलर ने तो इस बात को नहीं माना और उसने क्या किया, बेल्जियम के और इस इलाके में मिलिट्री को अपना डिप्लॉय कर दिया। तो इस बात पे जो मित्र राष्ट्र थे, जो ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस थे, इनको मानना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने विरोध नहीं किया कॉन्फ्लिक्ट को टालने के लिए। लेकिन ये तो चलो छोड़ो, मत किया तो नहीं किया, यहाँ पे बेल्जियम को तो नुकसान हो ही रहा था ना इस चीज़ से, लग्जमबर्ग को तो डर खतरा पैदा हो ही रहा था ना, लेकिन इन्होंने अपीजमेंट अपनाया। दूसरी चीज़, जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक कर दिया, तो ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक कर दिया तो इनको आना चाहिए था इसके प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ये लोग नहीं आए, न जर्मनी आया न फ्रांस आया, नहीं न ब्रिटेन आया न फ्रांस आया, इनके लिए भी अपीजमेंट अपना लिया। फिर इन्होंने कहा चेकोस्लोवाकिया का एक छोटा हिस्सा था जिसमें जर्मन लोग हुआ करते थे, सुडेंटनलैंड इसको बोलते थे, इसको भी जर्मनी ने अटैक कर दिया, तो भी ये लोग कुछ नहीं बोले। इन्होंने कहा कि देखिए अब आप ज़्यादा कर रहे हैं। तो जर्मनी ने कहा ठीक है, चेकोस्लोवाकिया को पूरा नहीं जीतूंगा मैं, इतना जो जहाँ पे जर्मन लोग रहते हैं इस इलाके के ऊपर अटैक करूँगा। तो इन्होंने कहा ठीक है अपना लीजिए, तो यहाँ पे भी अपीजमेंट कर गए। लेकिन फिर जर्मनी ने पूरे चेकोस्लोवाकिया को जीत लिया, तो भी ये कुछ नहीं कर पाए। तो देखिए कि कितने देशों के साथ इन्होंने अपीजमेंट किया, उन देशों की मदद नहीं करी जो कि इनके कभी सपोर्टर थे, इनके हितैषी थे, उनके साथ इन्होंने अपीजमेंट किया, जिसकी वजह से हिटलर अपनी पावर को आगे बढ़ाता जा रहा था। और हिटलर, इनको लगता था कि हिटलर एक दिन रुक जाएगा, लेकिन हिटलर रुकने वाला था नहीं, उसने तो कंटिन्यू अटैक करना शुरू किया, आगे वो बढ़ाता रहा। ठीक है, आगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि पोलैंड पे अटैक कब हुआ, लेकिन पहले एक चीज़ देख लेते हैं, वही बिगनिंग ऑफ सीनो जापानीज वॉर इन 1937। कुछ लोग इसको कहते हैं कि यही वर्ल्ड वॉर का शुरुआत थी, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये एक प्री वॉर था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं है।
और ऑफिशियली भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से ही शुरू हुआ, तो हम इसको प्री वॉर ही मान के चलेंगे। क्या हुआ था देखिए, जापान ने 1910 में कोरियन पेनिनसुला को अटैक कर दिया था, मैंने बताया आपको। फर्स्ट जो सिनो जापानीज वॉर हुआ था उसमें मंचूरिया को अटैक कर लिया था चाइना में, उसको जीत लिया था। दूसरी तरफ चाइना में इस समय चल रहा था चाइनीज सिविल वॉर, इसको हम डिटेल में किसी दिन पढ़ेंगे। लेकिन चाइना का सिविल वॉर बहुत लंबा चला है, 1927 से 1949 के बीच में चला है ये। हालांकि ये बीच में रुक गया था जब जापान ने 1937 का जब अटैक किया था, तो ये अपना सिविल वॉर तो भूल गए थे, पूरा इनको भुला दिया था जापान ने, और इन्होंने कहा कि अब तो जापान के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। फिर लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो ये फिर से रिज्यूम हो गया सिविल वॉर। ये सिविल वॉर चल रहा था नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में, जिसमें अंत में तो कम्युनिस्ट जीती गए, और आज भी आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट का ही दबदबा है चाइना में, और यहाँ पे नेशनलिस्ट हार गए थे। लेकिन उस समय इनके बीच में वॉर चल रहा था कि कौन चाइना को कंट्रोल करेगा। 1937 में अचानक से जापान ने चाइना के ऊपर अटैक कर दिया, और जापान के ने बहुत बड़े बड़े शहरों पे, जो इनके येलो सी और ईस्ट चाइना सी और ये जो साउथ चाइना सी है, इसके जो बड़े बड़े शहर हैं, इनको इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पैसिफिक में एक तरीके से जो जापान है वो बड़ा अग्रेसर बन चुका है। सिर्फ चाइना ही नहीं, बाकी सब देशों को भी देखिए आप, छोटे छोटे द्वीप जो हैं 1899 में इनको, 1875 में, 87 में, 1875 में, इधर सारे बहुत सारे देशों पे इन्होंने, जो छोटे छोटे आइलैंड है उन पे अटैक करना शुरू कर दिया था। अब जो ही 20th सेंचुरी आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे पैसिफिक के इस रीजन की तरफ बढ़ना शुरू करेगा जापान, और जो और भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, गुआम वगैरह, फिलीपींस वगैरह, इधर जो यूएसए के ओवरसीज टेरिटरी है उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू करेगा। तो देखिएगा आप किस तरीके से वॉर आगे बढ़ेगा। एक ये थोड़ा क्लियर मैप है, इसमें आपको दिखेगा कि कौन कौन कहाँ कंट्रोल कर रहा था। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट जो हैं उस समय छोटे ही एरिया में वो कर रहे थे कंट्रोल, हालांकि बाद में जीत गए। चाइनीज़ नेशनलिस्ट थे जो साउथ वाला पूरा इलाका कंट्रोल कर रहे थे, इधर भी कर रहे थे, और तिब्बत में भी आगे चल के नेशनलिस्ट का ही थोड़ा कंट्रोल रहेगा। 1950 तक आते आते ये कंट्रोल करेंगे तिब्बत को, 1950 से 60 के बीच में, ठीक है। ये मंचूरिया है, और ये ब्लू कलर का जो मैप है इसमें जापान ने इनको कंट्रोल कर लिया था, तो जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया था, ब्लू कलर वाला जगह थी इसको। अब बात करते हैं एक्सिस अलायंस की, क्योंकि आप पिछले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता है सेंट्रल पावर्स कैसे बनी थी और अलाइज पावर्स कैसे बने थे। तो अलाइज पावर्स तो आपको पता ही है कि पहले से थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से थे। ब्रिटेन और फ्रांस और यूएसए ये एक दूसरे के अलाइज पहले से बन चुके थे। लेकिन ये धुरी राष्ट्र का अलायंस कैसे बना? रोम और बर्लिन के बीच में 1936 में एक समझौता साइन हुआ, जिसको रोम बर्लिन एक्सिस कहते हैं। यहीं से ये शब्द आया था एक्सिस अलायंस, ठीक है। फिर जर्मनी और जापान के बीच में एक पैक्ट बना था साल 1936 में, जिसको जर्मनी जापान पैक्ट बोलते हैं, 1936 का। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली तीनों देश 1936 में जुड़ चुके थे। लेकिन ऑफिशियली 27 सितंबर 1940 को जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस दौरान एक्सिस पावर्स के तीनों देश एक दूसरे के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रीपार्टाइट पैक्ट। ये ट्रीपार्टाइट पैक्ट किसके बीच में हुआ, ध्यान रखिएगा, रोम, बर्लिन और टोक्यो, तीनों देश, तीनों राजधानियां हैं एक्चुअल में तो तीनों देशों की, जर्मनी, जापान और इटली के बीच में हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे स्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया ने भी एक्सिस पावर्स को ज्वाइन कर लिया था। इनके भी हित इनकी तरफ थे, इनको अलग अलग देशों से अपनी अपनी टेरिटरी लेनी थी, तो इन्होंने भी इन पावर्स को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अपने अपने मतभेद थे। तो ये देखिए, ये जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव, ये इटली के, और ये जर्मनी के हैं, ये इटली के हैं, और ये जर्मनी के हैं, और ये उधर से हैं, जापान से, सॉरी क्या कन्फ्यूजन है। तीनों के बीच में ट्रिपार्टाइट से ट्रीटी हुई थी। अब बात करते हैं हिटलर का एक्सपांशन। मैंने अभी बात की थी, अपीजमेंट पॉलिसी में थोड़ी थोड़ी बताई थी, लेकिन अब उन चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं कि कैसे कैसे हुआ। साल 1938 सबसे पहले आंशुलिस ये शब्द है जर्मन भाषा का, तो इसको मैं ढंग से नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, लेकिन समझिएगा। इसमें था, इन्होंने ऑस्ट्रिया का एक्सेशन किया, और वो क्यों किया। अब बात करते हैं थर्ड राइस की और जर्मनी की, वो बात। देखो, पहले के समय ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने देखा, तो ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर अलग था, जर्मनी अलग था। लेकिन उससे भी पहले जब हम बात करते हैं 1000 के आसपास की, साल 1000 के आसपास की, तो ये हुआ करता था रोमन एम्पायर।
फिर रोमन अम्पायर से टूट के, रोमन अम्पायर से आगे चल के जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ये अम्पायर बन गए छोटे छोटे, ऑस्ट्रियन पोस्ट रोमन अम्पायर के हिस्से बन गए ये, है ना, उसका पार्ट थे। फिर उसके बाद जर्मनी बना जर्मन अम्पायर। उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद जब हिटलर का राइज हुआ तो उसको बोलते हैं थर्ड राइज या फिर नाजी जर्मनी, ठीक है। तो हिस्टोरिकली ये दोनों देश एक समय ऐसा था जब दोनों एक दूसरे के साथ ही हुआ करते थे, एक दूसरे का एक ही हिस्सा हुआ करते थे, रोमन अम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। तो हिटलर ने कहा कि हिस्टोरिकली जो ऑस्ट्रिया जो है ये हमारा पार्ट रहा है ना, और इसलिए हमें इसको अनेक्स कर लेना चाहिए, ये तो जर्मनी का ही हिस्सा है, इसको हम सेपरेट देश मानते ही नहीं हैं, ऐसा इन्होंने कहा। जैसे कि आज के समय चाइना कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, हांगकांग हमारा हिस्सा है, और बहुत सारे देशों को, छोटे छोटे आइलैंड्स को अपना क्लेम करता है कि हिस्टोरिकली हमारा हिस्सा रहा है। अरुणाचल प्रदेश को भी बोल देता है वो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें जो हैं वैसा ही कर रहा था हिटलर वहाँ पे, और इसको अनेक्स कर लिया। और क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसी अपना रखी थी, तो ऑस्ट्रिया का एक्सेशन कर लिया, कुछ नहीं कहा। फिर सुडेटेनलैंड जो इलाका है चेकोस्लोवाकिया का, ये वाला इलाका, इसको इन्होंने कंट्रोल कर लिया। और बाकी आने वाले समय में 1939 में पूरा चेकोस्लोवाकिया ही कंट्रोल कर लिया हिटलर ने, ठीक है। तो 1938 और 1939 आते आते हिटलर ने ये जो इलाका है, इतना जो रेड आपको दिख रहा है, इतना इन्होंने एक्सपांशन करना शुरू कर दिया था। मार्च 1900, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कलर कौन सा है, ये लिमिटेशन ऑफ जर्मन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, इतना इन्होंने कंट्रोल कर दिया था। अब बात आती है पोलैंड की। तो यहाँ तक तो देख रहे थे एक्सिस, जो पुराने अलाइज पावर्स थे, जर्मनी और ब्रिटेन और फ्रांस, मैं बार बार जर्मनी उसमें बोल जाता हूँ, माफ़ कीजिएगा। अलाइज पावर में फ्रांस और ब्रिटेन है, और एक्सिस पावर में आपको जर्मनी दिखेगा, ठीक है। तो साल 1939, इस समय अगस्त महीने में हिटलर और सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन, उस समय स्टालिन वहाँ के लीडर हुआ करते थे, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया जिसको बोलते हैं जर्मन सोवियत नॉन अग्रेशन पैक्ट। दुनिया के लिए नॉन अग्रेशन पैक्ट था, जिसके तहत इनका यही था कि जर्मनी यूएसएसआर पे अटैक नहीं करेगा और यूएसएसआर जर्मनी पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन ये दुनिया को दिखाने के लिए था। एक और आगे चल के इनके बीच में पैक्ट साइन हुआ जिसको बोलते हैं मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट। मोलोटोव और रिबेंट्रोप जो है दोनों देशों के उस समय मंत्री हुआ करते थे, फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। मोलोटोव तो उस समय सोवियत के थे, रिबेंट्रोप जर्मनी के थे। तो इन दोनों के बीच में पैक्ट साइन हुआ, और इस पैक्ट में सीक्रेटली इन्होंने ये किया था कि हम आगे चल के पोलैंड को दोनों मिलकर इन्वेड कर देंगे और उसके बाद डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। आधा पोलैंड आप रख लीजिएगा, आधा पोलैंड हम रख लेंगे, ठीक है। ये बात कहीं ना कहीं ब्रिटेन और फ्रांस को पता थी। उन्होंने आगे चल के पोलैंड के साथ एक समझौता साइन किया, और उन्होंने कहा कि अगर आपके ऊपर अटैक कोई भी करता है तो हम आपको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली अगेंस्ट जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के खिलाफ हम यहाँ पे आपका समर्थन करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जर्मनी तो करना ही था अटैक, हिटलर को तो पोलैंड पे अटैक करना ही था। तो 1 सितंबर 1939 को ये वो दिन आ गया है भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग हो गई है। जर्मनी ने इन्वेजन स्टार्ट कर दिया पोलैंड का, और उधर से ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर वॉर की डिक्लेयर कर दिया, और यहीं से शुरू हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 2 दिन बाद हुआ था इनका, 3 सितंबर को इन्होंने वॉर की डिक्लेयर कर दिया था इनके ऊपर, और 1 सितंबर को पोलैंड के ऊपर अटैक हो गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। भले ही जर्मनी के खिलाफ आ गए हैं, पोलैंड भी है, पोलैंड की भी आर्मी है आपको पता है, और फ्रांस की भी है, ब्रिटेन की भी है, लेकिन जर्मनी की सेना को रोक नहीं पाए, और तुरंत लगभग 20-25 दिन में ही वॉर्शो सिटी जो थी पोलैंड की, उसको इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। और पोलैंड को इन्होंने धीरे धीरे आते आते, दूसरी तरफ यूएसएसआर ने भी जैसा कहा था कि वो पोलैंड पे अटैक कर देंगे, 17 सितंबर को इन्होंने भी अटैक कर दिया पोलैंड को, और कुछ ही दिनों में इन्होंने जर्मनी और सोवियत ने पोलैंड को यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। बहुत बढ़िया मैप है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए साल 1936 इंटरनेशनल बॉर्डर हुआ करता था, ये जर्मनी हुआ करता था, ये जर्मनी आपको दिख रहा है ना इस कलर में। उसके बाद साल 1938 में इन्होंने ऑस्ट्रिया को जीता। साल 1938 में ही इन्होंने सुडेटेनलैंड वाला जो इलाका है चेकोस्लोवाकिया को, उसको जीता। उसके बाद साल 1939 पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, वॉर्शो शहर को जीत लिया, ठीक है।
वॉरशो आपने सुना होगा, आगे चल के कोल्ड वॉर के समय वॉरशो पैक्ट जो है वो भी बनेगा, वही वॉरशो है, ये शहर का नाम हुआ करता था। इसको इन्होंने जीत लिया और इधर वाला हिस्सा जो है पोलैंड का, इसको यूएसएसआर ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तो 1939 आते आते कितने सारे देश, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, इन तीनों देशों के ऊपर, ईस्ट प्रूशिया, इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया था हिटलर ने। तो देखिए, हालांकि पोलैंड के समर्थन में तो यहाँ पे आए थे फ्रांस और ब्रिटेन, लेकिन फिर भी नहीं रोक पाए और पोलैंड को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, विंटर वॉर होता है। विंटर वॉर 1940 की जो 39 की जो सर्दियां हैं और 40 की शुरुआती जो सर्दियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। नवंबर से लेके मार्च तक ये वॉर लड़ा गया। 30 मार्च नवंबर 1939 से 12 मार्च 1940 तक ये लड़ा गया। इसमें क्या कर रहा था, यूएसएसआर ने फिनलैंड पे अटैक कर दिया और फिनलैंड को यहाँ पे बहुत सारी टेरिटरी को उनका जीत लिया मार्च महीने तक आते आते। जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पे अटैक कर दिया, पीछे वाले मैप में देख लीजिए, ये है डेनमार्क। डेनमार्क ने तो तुरंत ही हथियार डाल दिए जर्मनी के सामने, सामना ही नहीं कर पाया। नॉर्वे ने कुछ 8-10 दिन तक इनका सामना किया, लेकिन बाद में नॉर्वे को भी यहाँ पे हथियार डालने पड़े, सरेंडर करना पड़ा। तो थर्ड राइश यानी जर्मनी, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, थर्ड राइश कौन है, जर्मनी। जर्मनी की बात चल रही है। हिटलर के समय जो नाजी जर्मनी थी उसको थर्ड राइच बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे यूएसएसआर और दूसरी तरफ हिटलर लगे हुए थे अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाते बढ़ाते। यहाँ पे इन इलाकों को भी जीत लेगा सोवियत धीरे धीरे करके। ये जो बाल्टिक कंट्री है ना, इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, इनको भी धीरे धीरे करके सोवियत आगे चल के जीत लेगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं बैटल ऑफ फ्रांस की, फॉल ऑफ फ्रांस की। साल 1940, वही पॉलिसी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने अपनाई थी। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स के रास्ते होते हुए उसको फ्रांस के ऊपर कंट्रोल करना था। तो 10 मई को लग्जमबर्ग को, 14 मई को नीदरलैंड्स को और 28 मई आते आते बेल्जियम को अपने कंट्रोल में ले लिया था हिटलर ने। ठीक है, तो सोचिए इतना जल्दी फास्ट आगे मूव कर रही थी जर्मनी की आर्मी को हिटलर ने 15 सालों में कितना आगे बढ़ाया होगा, ये सोचिए। 15 साल कहाँ हुए थे, 7-8 साल में ही। 1933 में तो हिटलर बना ही था, है ना। तो 7 साल में जर्मनी की आर्मी को कितना मजबूत किया कि इन देशों को वो कुछ समझ ही नहीं रहे थे। तुरंत जब जहाँ पे भी जर्मन आर्मी जाती तुरंत इनको जीत लेती थी। उसके बाद 22 जून आते आते सिर्फ 15 दिन के अंदर फ्रांस जैसे देश को भी इन्होंने हरा दिया और नॉर्दर्न इलाका जो है वो पूरा कंट्रोल कर लिया नाजी जर्मनी की सेना ने। और साउदर्न इलाके में इनकी एक विंची गवर्नमेंट बनी। विंची कैपिटल एक शहर है विंची, मैं आपको अभी मैप में दिखाऊंगा। वहाँ पे फ्रांस की एक सरकार बनी जो कि नाजी जर्मनी की ही पपेट गवर्नमेंट थी, एक तरीके से उनके ही कहे करने पे चल रही थी। हिटलर के ही लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार थी, नहीं तो उसको भी वो कंट्रोल कर लेते। तो बेसिकली दूसरी तरफ से फिर इटली भी आ गया, एंट्री कर दी और जून 21 को इन्होंने पूरी तरीके से जर्मनी के फ्रांस के ऊपर दोनों तरफ से अटैक कर दिया। तो ये मैप देखिएगा ध्यान से, बहुत ढंग से समझना। ये था जर्मनी। सबसे पहले ये वो जोन था जहाँ पे इनको मिलिट्रीलाइज नहीं करना था, तो मिलिट्री करी लेके आए, पहले मिलिट्रलाइज किया, फिर लग्जमबर्ग के ऊपर कंट्रोल किया मई महीने में, बेल्जियम को कंट्रोल किया, नीदरलैंड को कंट्रोल किया और फिर 22 जून आते आते पेरिस तक पहुँच गए और पेरिस को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये वाला हिस्सा जो है ना हल्का ब्राउन और येलो कलर का, इसको तो इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया जर्मनी ने जल्दी से। उसके बाद दूसरी तरफ ये इटली आता था, मुसोलिनी की सेना आई और ये वाला जो इलाका है इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया इटली ने। ठीक है, अब ये विंची सरकार जगह है जहाँ पे विंची गवर्नमेंट बन गई, यहाँ पे हिटलर के ही कहने पर मतलब ये लोग यहाँ पे एक तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। तो ये लोग यहाँ पे चला रहे थे साउदर्न जो फ्रांस का इलाका है, यहाँ पे विंची गवर्नमेंट बनी हुई थी। तो ये सोचिए दुनिया का एक इतना बड़ा इंपीरियल पावर रहा था फ्रांस, जिसकी सारी दुनिया में कॉलोनीज थी, अफ्रीका से लेके एशिया तक, यूरोप में, और उसको इन्होंने सिर्फ 15 दिन में हरा दिया। कैसे, क्या है, ऐसी क्या टैक्टिक्स सीख गए थे जर्मन्स? तो वो है ब्लिट्जक्रीग वॉरफेयर टैक्टिक्स। ब्लिट्जक्रीग क्या है? ब्लिट्जक्रीग एक वॉर टैक्टिक्स है जिसमें जो ऑफेंसिव वेपन्स हैं उनका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हैवी होता है कि जैसे टैंक्स हैं, प्लेन्स हैं और आर्टिलरी है, उनको एक साथ एक ही छोटे नैरो फ्रंट के ऊपर अटैक किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई अपोनेंट्स हैं और उनके 2000 सैनिक हैं, वो यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं। अचानक से जर्मन टैंक्स आएंगे, आर्टिलरी आएगी, 20,000 30,000 की सेना आएगी और ऊपर से हवाई फायर्स भी होंगे और इन 2000 लोगों को एकदम ख़त्म कर देंगे ये।
इस डिफेंस को इस बुरी तरीके से ब्रूटली तोड़ा जाएगा और इस नैरो जो फ्रंट है इसका डिफेंस को मतलब चंद घंटों में ये एक तरीके से तोड़ देंगे। तो ये जो टैक्टिक्स था इनका, ब्लिट्जक्रीग वॉरफेयर टैक्टिक्स, ये बहुत ज़्यादा इनको इनिशियली इनको बहुत ज़्यादा इससे मदद मिली और बहुत ही फ़ायदा मिला, जिसकी वजह से ये किसी भी फ्रंट पे लड़ाई लड़ते थे तो इनिशियली अलाइज पावर्स को बहुत ज़्यादा हार का सामना करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होता था। तो ये जो हुआ था ब्लिट्जक्रीग वॉरफेयर टैक्टिक्स, ये जब 1942 तक इन्होंने एक तरीके से अपर हैंड रखा था जर्मनी का। उसके बाद तो धीरे धीरे हार ही गए थे, आपको पता ही है। अब बात करते हैं बैटल ऑफ ब्रिटेन की, जो कि साल 1940 में लड़ा गया। बैटल ऑफ ब्रिटेन का मकसद ये था कि हिटलर चाहता था कि किसी भी तरीके से ब्रिटेन को एक तरीके से ब्रिटेन के साथ एक पैक्ट साइन कर लें, उनको किसी भी तरीके से दबाव में ले आए लड़ाई के, क्योंकि पैसिफिक तक तो पहुंच ही गया था ना हिटलर। जब यहाँ पे पहुंच गया था, इस इलाके को जीत लिया था पूरी तरीके से, जब जर्मनी यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ पे तो यूनाइटेड किंगडम आएगा वेस्ट में, इंग्लिश चैनल के बाद में। तो इन्होंने यहाँ से अपनी मिलिट्री से यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया। और जो बैटल ऑफ ब्रिटेन था, ये कम्प्लीटली एयर में लड़ा जाने वाला दुनिया का पहला बैटल था, जिसमें दोनों तरह की एयर फोर्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। यहाँ पे ग्राउंड फोर्सेस थी ही नहीं। 4 महीने तक ये लड़ाई चली, जुलाई से अक्टूबर तक 1940 में, और यहाँ पे जर्मनी की हार हो गई। ये एक बड़ा पॉइंट था, पहली बार जर्मनी की हार हुई थी। इससे पहले तो जर्मनी तो आगे बढ़ता ही जा रहा था हर फ्रंट पे, ईस्टर्न फ्रंट पे भी और वेस्टर्न फ्रंट पे भी। तो जो हिटलर चाहता था कि ब्रिटेन को किसी तरीके के दबाव में ले आए, वो तो हो नहीं पाया। और यहाँ पे जो जर्मन एक्सपांशन है उस पर स्टॉपेज भी लगा, और इनको एक तरीके से अपने जो प्लान्स हैं उनमें यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, और जो कुछ कुछ इन्होंने प्लान बना रहे थे उनको पोस्टपोन भी करना पड़ा। अब बात करते हैं दूसरे फ्रंट्स पे वॉर कैसे लड़ा गया। जून 1940 में आते हैं, यूएसएसआर ने रोमानिया का कुछ इलाका है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। दूसरी तरफ बुलोविना जो है उसको सोवियत यूक्रेन में मिला दिया। सोवियत का ही हिस्सा हुआ करता था उस समय यूक्रेन, आज तो अलग कंट्री है, उसी यूक्रेन की बात कर रहा हूँ मैं। और बाल्टिक स्टेट्स को भी जून 14 से 18 के बीच में अपने कंट्रोल में ले लिया। एक बार के लिए मैप में देख लीजिएगा, ये सोवियत का मैप है, और भी सारे देशों की बात चल रही है यहाँ पे। तो लातविया, इस्टोनिया और लिथुनिया, ये तो बाल्टिक स्टेट्स हैं जिनको अपने कंट्रोल में ले लिया 14 से 18 के बीच में, ठीक है। पोलैंड का ये हिस्सा पहले से ही इन्होंने कंट्रोल में ले रखा था, जब 1939 में अटैक किया था, आधा पोलैंड इधर आधा इधर। और इधर वाले जो रोमानिया वाले इलाके हैं इनको भी इन्होंने कंट्रोल में ले लिया। तो यूएसएसआर इधर से लगा हुआ था, इधर से जर्मनी लगा हुआ था। अभी तक यूएसएसआर जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ भी नहीं है, एक दूसरे के साथ भी नहीं है, दोनों अपने अपने एरिया को बढ़ाने में लगे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में वो मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट साइन हो चुका था, ठीक है, और नॉन अग्रेशन ट्रीटी भी इनके बीच में साइन हो चुकी थी, ठीक है। और अब बात करें नॉर्थ अफ्रीका की, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो इटालियन फोर्सेज जो हैं वो इजिप्ट में थी और लीबिया में थी, और इन्होंने इजिप्ट जो कि उस समय ब्रिटिश कॉलोनी थी, मैं आपको मैप में ही बता देता हूँ, ये तो था, आप देखिए ये मैप में दिख रहा है, ब्रिटिश कंट्रोल हुआ करता था इजिप्ट, लीबिया हुआ करता था इटली के कंट्रोल में। तो लीबिया से इजिप्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। ईस्ट जो इटालियन ईस्ट अफ्रीका थी इस पे सूडान से अटैक करना शुरू कर दिया। अल्बानिया से इन्होंने ग्रीस पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से, और बाद में जब एक बार के लिए पीछे पुश कर दिया था इटली की फोर्सेस को, तो जर्मनी ने अपनी फोर्सेस भेज दी और यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो इलाका है इजिप्ट का, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो नॉर्थर्न अफ्रीकन फ्रंट पे भी यहाँ पे अलाइज को इन्होंने पुश कर दिया, और यहाँ पे एक्सिस पावर जो है काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी थी। यूगोस्लाविया को भी कंट्रोल में ले लिया था अप्रैल 1941 तक, ठीक है। ग्रीस वगैरह सब इनके कंट्रोल में आ चुके थे। अब बात करते हैं यूएसएसआर का साथ हिटलर का। हिटलर ने जब यूएसएसआर को इन्वेड किया साल 1941, जब यूएसएसआर के लीडर ने, पहले तो आपको पता है स्टालिन ने हिटलर के साथ मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट साइन कर रखा था, लेकिन हिटलर तो किसी का सगा नहीं था, उसने इस समझौते को तोड़ दिया और स्टालिन के बैक में खंजर घोंपा और साल 1941 में यूएसएसआर पे अटैक कर दिया। क्यों किया, कारण क्या था, वही लिविंग स्पेस चाहिए थी। लिविंग स्पेस किसके लिए, आर्यन रेस के लिए, कि उनको भाई यूएसएसआर के पास बहुत बड़ी ज़मीन है तो कुछ हिस्सा हम भी जीत लेते हैं। लेकिन ये हिटलर की ज़िंदगी का सबसे गलत कदम था।
मतलब उसको हराने के लिए, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट था ही। चलो ये तो वैसे तो अच्छा ही है, दुनिया के लिए अच्छा था, लेकिन हिटलर के लिए बहुत गड़बड़ था ये कदम, क्योंकि यूएसएसआर पे अटैक करना ही हिटलर की हार का सबसे बड़ा कारण बना, ऐसा सभी मानते हैं, और ये आप चीज़ देखेंगे आगे भी। ठीक है, तो हालांकि अलाइज फोर्सेस ने, सभी ने हिटलर को, जर्मनी को, जापान को हराया, लेकिन जितना जितना नुकसान यूएसएसआर ने जर्मनी का किया, जितना अपने सैनिकों को सेक्रीफाइस यूएसएसआर ने दिया, उतना किसी ने नहीं दिया इस वर्ल्ड वॉर सेकंड में, और सबसे ज़्यादा लोग भी यूएसएसआर के ही मारे गए थे इस वॉर में। ठीक है, तो यहाँ पे बुल्गारिया के अलावा सारे एक्सिस पावर जो हैं, इन्होंने यूएसएसआर के ऊपर चढ़ाई कर दी, और फिनलैंड भी, जो कि विंटर वॉर में हार चुका था यूएसएसआर से, वो भी इनके साथ हो गया, उसको अपना बदला लेना था। और फिर उसके बाद होता है ऑपरेशन बारबारोसा, जो कि आज दिन तक के इतिहास में किसी भी एक फ्रंट पे सबसे ज़्यादा एक साथ उतारे गए सैनिकों का ऑपरेशन था। कैसे? आप जानते हैं ना, ब्लिट्ज स्ट्रिक जो वॉरफेयर टैक्टिक्स थी, उसके हिसाब से क्या था कि एक ही फ्रंट पे बहुत सारे सैनिकों की हैवी वॉरफेयर कंसंट्रेशन करो, टैंक यहाँ पे, ये एक ही जगह पे इस फ्रंट को पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर दो कि यहाँ से डिफेंड ही नहीं कर पाए कोई सामने से। तो यहाँ पे एक्सिस पावर्स की सारी फोर्स, यहाँ पे जर्मनी, इटली और भी बाकी फिनलैंड, इन सभी देशों की टैंक्स, ट्रूप्स एक साथ आए और सोवियत के हिस्सों पे इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत ही जल्दी, क्विकली बाल्टिक स्टेट्स को जीत लिया। फिर उसके बाद जो लेनिनग्राड जो शहर है फिनलैंड के साथ होके, उसको जीत लिया इन्होंने नॉर्थ से। साउथ की तरफ से इन्होंने धीरे धीरे करके मॉस्को, मिडल से मॉस्को को जीत लिया, और रोमानिया के साथ मिलके इन्होंने जो इनका स्टालिनग्राड शहर है उसको जीत लिया। ये देखिए मैप आप पूरा, ये आप देखिए 1941 का वो मैप है, जिसमें फिनलैंड के साथ लेनिनग्राड शहर को जीता। लेनिनग्राड यानी कि आज का सेंट पीटर्सबर्ग शहर है। मॉस्को तो आज के समय रशिया की राजधानी है ही है, सेंटर से, और साउथ से इन्होंने रोमानिया के साथ होते हुए ये स्टालिनग्राड शहर को भी जीत लिया था। ठीक है, तो ये इन्होंने शुरुआत में जो इस बड़े पैमाने पे जो अटैक किया ऑपरेशन बारबारोसा में, तो रशिया को बहुत बड़े पैमाने पे पीछे धकेला गया, बहुत सारे सिविलियंस को मारा गया, बहुत बड़े लेवल पे इन शहरों को एक तरीके से यहाँ पे वॉर क्राइम्स हुए, राजधानियों को एक तरह से कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन बाद में समय बदलता है, और समय इस तरह से बदलता है जब रशिया में आती हैं विंटर्स, और रशिया की विंटर्स बहुत ही हार्श हैं। आपको पता है आर्कटिक के पास पड़ता है रशिया, वहाँ की ज्योग्राफी आप जानते हैं कि वहाँ की सर्दी कितनी खतरनाक है। लेकिन इन सर्दियों के लिए जर्मन फोर्सेस तैयार नहीं थी, वो अनइक्विप्ड थी, कि उनको उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इतनी सर्दी पड़ेगी। और वो सर्दी के लिए आपको पता है कि वहाँ की जो यूएसएसआर की आर्मी है वो तो प्रिपेयर थी। अब ज्यों ही सर्दी पड़नी शुरू हुई, यहाँ पे सोवियत ने अपने ऑफेंसिव, काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने शुरू किए साल 1941 के ही नवंबर महीनों में, अक्टूबर नवंबर महीनों में ही। और धीरे धीरे करके इन्होंने मार्च महीना आते आते अपने जो शहर हैं, बड़े शहरों में तो अभी भी रशियन आर्मी थी और जर्मन आर्मी थी, उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े जो आर्मी को पीछे पुश जरूर कर दिया था। अब आर्मी फंस गई थी, जर्मनी की आर्मी जो है रशिया के शहरों में फंस गई थी, न तो वो वहाँ से निकल पा रही थी, न ही वो अटैक कर पा रही थी, एक तरीके से सीज हो गई थी कम्प्लीटली। और यही सबसे बड़ा लॉस था हिटलर के लिए, कि अब वो अपनी आर्मी को न तो वहाँ से निकाल पा रहे हैं, और आपको पता है कि सारी आर्मी को वहाँ पे भेज दिया है, इतनी बड़ी आर्मी फोर्सेस को भेज दिया है, तो दूसरे फ्रंट पे लड़ाई कैसे लड़ी जाए। तो इस विंटर ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया हिटलर को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पैसिफिक की। पैसिफिक में क्या चल रहा है? तो पैसिफिक में ओब्वियसली जापान लगा हुआ है अपने एग्रेशन में, और पैसिफिक रीजन में वो जब उसने ज्वाइन कर लिया था एक्सिस पावर को 1940 में ट्राइपाइटाइल ट्रीटी के थ्रू, उसके बाद वो हो गया खुला, छूट मिल गई उसको, कि उसको पता है कि अगर मैं किसी पे अटैक करूंगा तो मेरी मदद के लिए जापान, इटली और जर्मनी तो आ ही जाएंगे। तो उसने चाइना, इंडो चाइना यानी वियतनाम पे अटैक करना शुरू कर दिया। फिलीपींस उस समय यूएसए की ओवरसीज टेरिटरी थी, गुआम भी इनका आयरलैंड था यूएसए का। बर्मा आप जानते हैं कि अब म्यांमार बन चुका है। हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, और लगा हुआ था अपनी एक तरीके से, क्योंकि इनके ऊपर अभी तक रोक लगी नहीं थी। जापान लगा हुआ था पैसिफिक में, जितना एरिया उसको मिल रहा था उस पर अटैक कर रहा था। तो इस समय तक यूएसए किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा था। सॉरी, यूएसए की जो फोर्सेस थी
वो जाके ब्रिटेन में और फ्रांस, ब्रिटेन में स्पेशली जाके लड़ाइयाँ लड़ रही थी इसके खिलाफ, हिटलर के खिलाफ, लेकिन यूएसए एज ए कंट्री, एज ए रिप्रेजेंटेटिव युद्ध में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन यूएसए ये सब जीत देख रहा था कि उनकी कॉलोनीज पे, उनके आयरलैंड्स पे अटैक हो रहा है, तो यूएसए ने अपनी तेल कंपनियों के ऊपर इम्बार्गो लगा दिया कि आप जापान को तेल की सप्लाई नहीं करोगे। किसी भी तरीके की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनसे जापान को फ़ायदा पहुंचे, उन चीज़ों के ऊपर एक्सपोर्ट पे इम्बार्गो लगा दिया। इससे जापान को आ गया, क्या बोलते हैं, जापान के लिए ये एक बड़ी समस्या थी कि उनको तेल चाहिए था, यूएसए से ही उनका तेल चलता था मेनली। तो यूएसए के साथ बदला लेने के लिए जापान ने क्या किया वो समझिए। ये है जापान। तो मैं आपको बता ही रहा हूँ ना कि मंचूरिया वगैरह जीतने के बाद उन्होंने इन सब द्वीपों पे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया 1920 में यहाँ पे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी अटैक करना शुरू कर दिया, पपुआ न्यू गिनी पे भी अटैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। फिलीपींस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, गुआम पे अटैक करना शुरू कर दिया, इन देशों पे अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वेक है, मिडवे है, ये इनके आइलैंड्स हुआ करते थे यूनाइटेड स्टेट्स के। ये है पर्ल हार्बर, इसके बारे में हम स्पेशली बात करनी है अभी। तो जापान ने जब गुस्सा आके सीधा पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। पर्ल हार्बर का जो अटैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पर्ल हार्बर का अटैक है, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है पर्ल हार्बर, आप देखना चाहें तो देखना, अच्छी मूवी है। 7 दिसंबर 1941 को 360, कितना हैवी नंबर है, 360 जापानीज एयरक्राफ्ट एक साथ पर्ल हार्बर पे अटैक करते हैं, जो कि हवाई द्वीप में पर्ल हार्बर जो फ्लीट है इनकी, वो यूएसए की सबसे बड़ी नेवल फ्लीट है, अभी भी है, उस समय भी थी। पैसिफिक के अंदर इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वो नेवल फ्लीट है वो पर्ल हार्बर है, और इनको कोई आइडिया नहीं था कि इनके ऊपर अटैक होने वाला है। अचानक से अटैक हुआ, बहुत सारी जहाज़ों को डुबो दिया गया, लगभग 2500 इनके सोल्जर्स और सिविलियंस यहाँ पे मारे गए इस पर्ल हार्बर में। वो तो शुक्र है कि सारी शिप्स यहाँ पे थी नहीं, बहुत सारी शिप्स यहाँ से गई हुई थी, हटी हुई थी, तो ये जो अटैक है ये वरना और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। तो जब इस पे अटैक हुआ तो उसके बाद यूएसए को भी वॉर में आना ही पड़ा, और वॉर में तो था यूएसए, लेकिन एज ए नेशन नहीं था। उसके सैनिक सोल्जर्स जो थे वो लाइट की तरफ से पहले से ही लड़ रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इनके राष्ट्रपति थे, और उन्होंने अटैक को, इन्होंने कहा, युद्ध में जाने की घोषणा कर दी। हालांकि रूजवेल्ट कुछ दिनों बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, फिर ट्रूमैन यहाँ पे राष्ट्रपति बन जाते हैं। वॉर के दौरान मर गए थे वो, उनकी डेथ हो गई थी, वॉर की वजह से नहीं, मतलब ऐसे ही मारे गए थे, हेल्थ रीजंस की वजह से। यूएसए ने एंट्री करी, जापान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, और जैसे कि आप जानते हैं कि ट्राइपार्टाइट ट्रीटी थी, तो जर्मनी ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया दिसंबर महीने में, और जर्मनी ने यूएस पे अटैक करना शुरू कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो यूएसए ने भी कर दिया, तो वाइस वर्सा था। यूएस वॉर में कैसे उतरा? बैटल ऑफ मिडवे, जो कि लड़ा गया था शुरुआती समय में 1942 के शुरुआत में ही लड़ा गया था, बैटल ऑफ मिडवे। वही मिडवे आयरलैंड में आपको दिखाता हूँ, मिडवे आयरलैंड ये रहा, बैटल ऑफ मिडवे रहा, लगभग मिड में है ये, इसलिए इसका नाम मिडवे ही है। और इस बैटल में जापानीज फोर्सेस को बुरी तरीके से यूएस की फोर्सेस ने हराया। तो ये एक बड़ा पॉइंट था, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो कि आगे टर्निंग पॉइंट बना वर्ल्ड वॉर 2 में, जो कि जापान की फोर्सेस को पीछे हटाया यहाँ पे। और इस इलाके में, पैसिफिक के इस इलाके में, जो मिडवे के जो इधर वाला इलाका है, इसमें कम्प्लीटली इनका एक्सेशन ख़त्म हो गया जापान, ठीक है, इनका एक्सपांशन बंद हो गया। अब बात आती है साल 1943 से, जो टाइड्स हैं वो टर्न्स अगेंस्ट द एक्सिस। अब लहरें, जो चुनौतियां हैं एक्सिस के लिए, वो बढ़ गई, और एक्सिस जो अभी तक इतना आगे तक बढ़ रहे थे, इतना सक्सेसफुल हो रहे थे साल 1942 तक, वो बहुत कम लड़ाइयां हारे थे। अब उनका समय बदल चुका है। क्या होगा वो चीज़ ये देखिए। साल 1942 में और 43 के महीनों में अब धीरे धीरे करके जो अलाइज फोर्सेस हैं उन्होंने कलेक्टिवली अप्रोच अपना के सबसे पहले इजिप्ट, लीबिया और टूनीशिया, नॉर्थ अफ्रीका के जो देश थे जो इनके हाथ से निकल गए थे, इवन लीबिया तो पहले इनके हाथ में था ही नहीं, ये तो इटली की कॉलोनी हुआ करता था, इनको कंट्रोल कर लिया साल 1943 के शुरुआत आते आते। उसकी दूसरी तरफ से सोवियत, जो स्टेलिनगार्ड जो शहर था लेनिनगार्ड में, जहाँ पे आर्मी फंसी हुई थी जर्मनी की, उनको मतलब बहुतों को वहाँ पे सरेंडर करवाया गया, बहुतों को वहाँ पे मारा गया और वहाँ पे खदेड़ दिया धीरे धीरे करके। फरवरी महीना आते आते 1943 में बड़ी बड़ी जो शहर थे
जर्मनी के यूएसएसआर के, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया और ये जो जर्मनी की आर्मी है इनको पीछे धकेल दिया। आप मैप में देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये साल 1941 वाली सिचुएशन है। यहाँ तक पहुँच गई थी एक्सिस फोर्सेस, यहाँ तक। लेकिन फिर आई विंटर आई तो इनको धीरे धीरे यहाँ पे फंस गए थे इन शहरों में स्टालिनग्राड शहर में, मॉस्को में, इनमें फंस गए थे, लेनिनग्राड में। फिर धीरे धीरे करके इनको ऊपर इन्होंने काउंटर ऑफेंसिव अटैक्स करने शुरू किए। धीरे 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 करके ये आगे पहुँचते गए। यहाँ पहुँचे ये 1943 तक, और आगे चल के 1944 तक तो ये पोलैंड के यहाँ तक पहुँच जाएंगे, जर्मनी। और 1945 में तो जर्मनी के बर्लिन तक ही पहुँच जाएंगे ओब्वियसली। तो यहाँ से जो ये ईस्टर्न फ्रंट पे जो जर्मनी को जितना पूरी तरीके से फिर यूएसएसआर की फोर्सेस ने पीछे धकेला है ना उस विंटर के बाद, वो कभी भी उसके बाद रिकवर कर ही नहीं पाया हिटलर। क्योंकि एक बार अटैक तो कर दिया, लेकिन अब इस अटैक से वापस उसको एक बार ही शुरुआत में उसको एडवांटेज मिला था, लेकिन बाद में जो ही यूएसएसआर की फोर्सेस ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू किया, धीरे धीरे करके जो जर्मनी की फोर्सेस हैं ये कभी वापस संभल नहीं पाई। इसीलिए माना जाता है कि जर्मनी पे अटैक करना हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी। अब बात है अलाइज ने इटली को इन्वेड कर दिया। क्यों? पहले जर्मनी को क्यों नहीं किया? वो कारण ये था कि जर्मनी की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अभी भी ये चाहते थे कि और कमज़ोर किया जाता है इनके अलाइज को, इनके जो एक्सिस पावर के जो दूसरे मेंबर्स हैं और इनको कमज़ोर करें। डायरेक्ट जर्मनी पे अटैक करना मुश्किल रहेगा, तो उसमें हमें जान मान की ज़्यादा हानि हो सकती है। तो इन्होंने इटालियन पेनिनसुला पे अटैक किया। जुलाई 10, 1943 को यूएस और ब्रिटिश आर्मी ने जो सिसिली, जो आयरलैंड है, जो इटली का सबसे बड़ा द्वीप है, उसके ऊपर अटैक किया और मिड अगस्त तक इस सिसिली को कंट्रोल कर लिया। हालांकि जर्मन फोर्सेस ने बेनिटो को, मुसोलिनी को, हालांकि जब सिसिली को जब किया था कंट्रोल, तो इन्हीं के पार्टी के जो मेंबर्स थे, जो फासिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने एक बार अरेस्ट कर लिया था कि आपसे सत्ता नहीं चल रही है, आपकी जगह बदला जाएगा। उस फासिस्ट पार्टी, उसमें अलाइज का कोई योगदान नहीं था, फासिस्ट पार्टी ने किया था। लेकिन बाद में जर्मन फोर्सेस ने मुसोलिनी को छुड़वाया और उसके बाद इसके हाथ में सत्ता दी। लेकिन ये ज़्यादा दिन चली नहीं। अक्टूबर आते आते जो इटली का ज़्यादातर पार्ट है उसको अलाइज फोर्सेस ने जीत लिया था। अब मुसोलिनी जो है दर दर भटक रहा था, मुसोलिनी के हाथ से कंट्रोल चला गया था। ये देख लीजिए आप, ये जो ब्राउन कलर के मैप दिख रहा है ना, ये वो इलाका है जो अलाइज ने धीरे धीरे करके जीत लिया था अक्टूबर 1943 आते आते। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रांस की। वो फ्रांस जो 1940 से जर्मनी के कंट्रोल में था। 4 साल हो चुके थे। अब जर्मनी को, फ्रांस को आज़ाद कराने का समय आ गया था। 6 जून 1944, इसको कहा जाता है डी डे। ब्रिटिश, यूएस और कनाडा की फोर्सेस ने नॉर्मैंडी बीचेज ऑफ फ्रांस, इसके ऊपर अपना एक साथ सक्सेसफुल लैंडिंग करी। और ये आज दिन तक के इतिहास की सबसे बड़ी लैंडिंग मानी जाती है। एम्फीबियन लैंडिंग बोलते हैं, मतलब जहाँ पे ज़मीन और हवा के रास्ते और पानी के रास्ते, ज़मीन और पानी के रास्ते इतनी बड़ी लैंडिंग हो। जैसे ऑपरेशन बारबारोसा था, उसी तरीके से ये लैंडिंग भी इतनी ही खतरनाक थी, इतनी ही फास्ट थी। और जैसे ब्लिट्ज क्रीक टेक्निक जर्मन्स के पास थी, उस तरीके से इन्होंने भी इसी तरीके की टैक्टिक से एक साथ इन्हों पे धावा बोला। और जापान को, ये जो फ्रांस है, इसमें जर्मन फोर्सेस को खदेड़ दिया और जर्मनी को, फ्रांस को बहुत जल्दी ही इन्होंने 25 अगस्त आते आते यहाँ पे आज़ाद करा दिया और जर्मनी को पीछे धकेल दिया। और इसकी फोर्सेस जो हैं धीरे धीरे करके फ्रांस को इसकी कैपिटल और वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया। उसकी आर्मी फिर से फ्री हो गई। उसके बाद जो जर्मन बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए अब उनके पास क्या बोलते हैं, क्या बचा था? बेल्जियम बचा था, नीदरलैंड बचा था और उसके अलावा लग्जमबर्ग बचा था। इनको भी दिसंबर महीना आते आते इन्होंने आज़ाद करा लिया था। तो सिचुएशन फिर से वैसी हो गई थी जो साल 1939 से पहले थी, फ्रांस की तरफ से वेस्टर्न बॉर्डर पे वैसा हो गया था। अब क्या होता है, दूसरी तरफ क्या चल रहा है? यूएसएसआर ने बुल्गारिया, फिनलैंड और हंगरी, जो कि उस समय जर्मनी के क्या थे, एक्सिस पावर के, इसके मित्र थे, इसके एक तरीके से अलाइज थे, एक्सिस अलाइज थे। यहाँ पे अलाइज मतलब वो नहीं है, यहाँ पे अलाइज का मतलब ब्रिटेन और फ्रांस नहीं है। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सिस के साथी। तो बुल्गारिया, फिनलैंड और हंगरी को भी मजबूर कर दिया सरेंडर के लिए। और 1944 आते आते एलाइज फोर्सेस जो हैं वो जर्मनी के अंदर एंटर कर चुकी थी दोनों तरफ से।
एक तरफ से ब्रिटेन और फ्रांस और यूएस कनाडा की फोर्सेस आ चुकी थी और दूसरी तरफ से यूएसएसआर तो लगा ही हुआ था, कंटिन्यूसली मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स जर्मनी। फिर जर्मन ने एक फाइनल ऑफेंसिव जारी किया कि बैटल ऑफ बुल्ज, जो कि 16 दिसंबर 1944 को लड़ी गई एक छोटा बैटल था, जिसमें इन्होंने कोशिश की कि फिर से बेल्जियम के ऊपर कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये जो बैटल ऑफ बुल्ज है, इसमें जर्मनी की एक और मेजर हार हुई, जिसकी वजह से जर्मनी पीछे कंप्लीटली बैकफुट पे चला गया और 1944 आते आते जर्मनी बहुत ज़्यादा सिमट के रह गया था। अब बात आती है अप्रैल महीने की। 6 अप्रैल 1945 को सोवियत ने अपना फाइनल ऑफेंसिव लॉन्च किया जर्मनी के खिलाफ और अब उनको बर्लिन चाहिए था। उन्होंने बर्लिन के ऊपर कंट्रोल कर लिया 21 अप्रैल तक। 21 अप्रैल आते आते जो राजधानी थी जर्मनी की, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। और ये जब राजधानी कैप्चर हो चुकी थी तो हिटलर के पास अब कोई चॉइस नहीं थी। उसको पता था कि आज नहीं तो कल उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको फांसी दी जाएगी। तो उसने खुद को गोली मार ली अपने बंकर में अपनी वाइफ के साथ। 30 अप्रैल को उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, इससे 2 दिन पहले मुसोलिनी ने 28 अप्रैल को, मुसोलिनी भाग रहा था अपना देश छोड़ के, तो उसी के देश के जो कुछ लोग थे जिनको पार्टीशंस कहा जाता है, इन्होंने इसको पकड़ लिया, उसको फांसी लगाई गई, उसको मारा गया, बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा गया और उल्टा लटका दिया शहर के अंदर, इसकी वाइफ को, उसके साथ में जो लोग थे उनको, और इस तरीके से उल्टा लटकाया किसको, मुसोलिनी को। दूसरी तरफ हिटलर मारा गया, लेकिन वॉर अभी भी कंटिन्यू था और 7 मई को हिटलर के मरने के लगभग 7-8 दिन बाद ये वॉर में जर्मनी हार गया, पूरी तरीके से जर्मन फोर्सेस हार गई और जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा। तो इस तरीके से जो यूरोप के अंदर वॉर है वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन अभी भी जापान बचा हुआ था, उसको और भी देखते हैं। ये साल 1942 का मैप, जिसमें आप देख रहे हो कि कितना रेड कलर में आप दिख रहा है कि एक्सिस पावर्स के पास कितना बड़ा इलाका है और कितना ये आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं, इनके पास काफ़ी एक तरीके से ताकत थी उस समय। 1945 आते आते सिर्फ बर्लिन के पास ये बचा था और यहाँ पे आके इन्होंने इसको भी हरा दिया, तो अब कुछ नहीं बचा था। 1945 में कंप्लीटली जो एलाइज पावर्स थी उन्होंने वेस्ट को कंट्रोल कर लिया था। अब दूसरी तरफ जापान को कहा गया कि आप सरेंडर कर दीजिए अनकंडीशनल, लेकिन जापान कहाँ मानने वाला था, उसने मना कर दिया और वो अभी भी जो यूएसए की तरफ, जो यूएसए के आइलैंड्स थे उन पर अटैक कर रहा था। लेकिन अब यूएस अलाइज फोर्सेस थी, वो चाह रही थी कि इनके ऊपर एक साथ अटैक कर दें जापान पे लेकिन उनको पता था कि ये वॉर जापान में एक दिन में ख़त्म होने वाला है नहीं, 1-2 साल तक और लड़ाई चलती रहेगी, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और अपने लोगों को मरवाना ये चाहते नहीं थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो हैरी ट्रूमैन थे उस समय यूएसए के राष्ट्रपति, पोटोस यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने कहा कि चलो अब हम एटॉमिक बॉम्ब डालेंगे जापान के ऊपर। जापान के ऊपर न्यूक्लियर इन्वेजन की इन्होंने दे दी, अनुमति दे दी। और ये न्यूक्लियर वेपन जो है ये 1942 में इन्होंने बना लिया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान। तो इन्होंने 2 बॉम्ब गिराए, 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिरवाया जिसको बोलते हैं लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया जिसको बोलते हैं फैट मैन। ये दोनों बॉम्ब जो हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार न्यूक्लियर अटैक हुआ था और आखिरी बार भी। अभी तक दोबारा कोई न्यूक्लियर अटैक किसी देश पे हुआ नहीं जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए। 1,60,000 लोग तो उसी टाइम मारे गए थे और इन दोनों शहरों में। उसके बाद भी अभी तक आपको पता है इसके प्रभाव हैं जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था। 15 अगस्त को जापान ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और उसके बाद आपको पता है ये वॉर ख़त्म हो गया। ये नागासाकी का एक दृश्य है जिसके अंदर बॉम्ब डाला गया और ये 6 अगस्त और 9 अगस्त को डाले गए इन 2 शहरों पे। जापान के यहाँ पे नागासाकी, हिरोशिमा पड़ते, ये दोनों इंडस्ट्रियल हब हुआ करते थे जापान के, जिनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये आप एक और मैप है जिसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें कब कब हुई। फिर कैजुअलिटी की बात करें तो 60 से 80 मिलियन लोग मारे गए, 6 से 8 करोड़ लोग मान सकते हैं जिसमें होता है, और 6 मिलियन ज्यूज, 60 लाख यहूदियों को मारा गया। न्यूक्लियर ये जो होलोकास्ट हुआ था गैस चैम्बर्स में नाजियों ने मारा इनको। सिविलियंस की कैजुअलिटी ज़्यादा थी, 45 से 50 मिलियन के बीच में। मिलिट्री कैजुअलिटी थी वो 20 से 25 मिलियन थी। और इन कैजुअलिटी का ग्राफ अगर देखोगे तो ये है, यहाँ पे एक्सिस पावर जो है 13%,
इतने लोग मारे गए, एक्सिस के 4% सिविलियन मारे गए, 25% अलाइड मिलिट्री मारी गई और अलाइड सिविलियंस सबसे ज़्यादा मारे गए 58%। इसमें भी सबसे ज़्यादा यूएसएसआर के लगभग आपको दिख रहे हैं 22 से 24 मिलियन लोग मारे गए सिविलियंस और वो मिला के मिलिट्री मार के। तो सबसे ज़्यादा जो है नुकसान हुआ यूएसएसआर को, और यूएसएसआर का सेंसस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इंडिया एंड वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो इंडिया ने अपने 25 लाख सोल्जर्स को अलाइज फोर्सेस की तरफ से इंडियन सोल्जर्स ने लड़ाई लड़ी, जिसने बर्मा, साउथ अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, जिसमें 80,000 के आसपास सैनिक जो हैं शहीद हो गए। उसके बाद ब्रिटेन का मकसद ये था कि देखो, ब्रिटेन चाहता था कि इंडिया कॉलोनी है तो इंडिया उनको जो इतना नुकसान हुआ है पैसे का, उसका भरपाई करे कैसे न करके, इन पे टैक्सेस बढ़ाए जाएं। लेकिन इंडिया अब इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बात नहीं थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद थी कि इंडिया फिर से इनकी बातों में आ जाए और वो सब है। अब इंडिया ने अपना क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर रखा था 1942 से ही गांधी जी की लीडरशिप में, और अब इंडिया किसी भी तरीके से इंडिया ब्रिटेन को यहाँ से निकाल देना चाहती थी। तो उसके बाद यूएस में जब इलेक्शन हुए हैं, एटली जब जीतता है, लेबर पार्टी जीतती है, विंस्टन चर्चिल हार जाते हैं 1945 में, तो उसके बाद इंडिया को अपनी आज़ादी मिलती है साल 1947 में। कुछ इसके आफ्टर मैथ देख लेते हैं थोड़ा क्विकली। फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन तो यूएन का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि पहले लीग ऑफ नेशन तो फेल हो चुका था। तो अब एक चार्टर हुआ था, अटलांटिक चार्टर, जिसमें बिग 3 मिले थे। यानी कि बिग 3 कौन कौन? यूएसए के प्रेसिडेंट और उस समय जो रूजवेल्ट थे, उसके बाद चर्चिल मिले थे यूके की तरफ से, और स्टालिन मिले थे यूएसएसआर की तरफ थे। तो इन्होंने अटलांटिक चार्टर बनाया था। फिर 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना, यूनाइटेड नेशन बना, जिसके परमानेंट 5 मेंबर तो ये बने यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, और बाकी मेंबर्स भी इसके बने। आज 193 मेंबर हैं, आप जानते ही होंगे। कुछ नई सुपर पावर्स निकली, कुछ तो क्या 2 ही निकली, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, क्योंकि पुरानी जो सुपर पावर्स थी ब्रिटेन और फ्रांस, वो अपनी प्रेस्टीज और अपनी पोजीशन को लॉस्ट कर चुके थे। उनके पास अब इतना पैसा बचा नहीं था कि उनका स्टेटस सुपर पावर जैसा रहे, क्योंकि ये लोग शुरुआत से ही कंटिन्यू वॉर लड़ रहे थे। यूएसएसआर भी शुरू से लड़ रहा था हालांकि, लेकिन यूएसएसआर के पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे कंपैरेटिवली उस समय, और यूएसएसआर को लोग बहुत ज़्यादा मारे गए यूएसएसआर के। लेकिन फिर भी एक कम्युनिस्ट कंट्री की तरफ से वो एक बड़ी पावर की तरह उभरा, और जब तक इसका विघटन नहीं हुआ, यूएसएसआर का फॉल नहीं हुआ साल 1991 तक, तब तक बड़ी सुपर पावर था। और यूएसए तो पहले से सुपर पावर बन चुका था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ही। तो ये 2 बड़े नई सुपर पावर निकल के आई, और इनके बीच में आगे चल के एक तरीके से ये 2 पावर हाउस भी बन गए। कोल्ड वॉर की भी शुरुआत हो गई। तो कोल्ड वॉर का कारण क्या था? पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस, एक पोस्टडैम्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जुलाई अगस्त 1945 में। इसमें क्या था कि अलाइज फोर्सेज में, और अलाइज फोर्सेज के बीच में ही कॉन्फ्रेंस थी, सोवियत, यूके और यूएस एक मिले थे इसमें। इनमें यह था कि जर्मनी को पनिश करना है और वॉर की जो इंडेमनिटी लेनी है और उनका बदला लेना है कि कैसे जर्मनी से हम बदला लें। तो वॉर रिपरेशन जो है वो लेनी थी। तो जर्मनी को इन्होंने कहा कि जर्मनी को डिवाइड कर लेते हैं 4 भाग में, और बर्लिन जो है इसको 4 भागों में बांटा, मतलब जर्मनी को 4 भागों में बांटा, और इसमें 4 हिस्से दे दिए गए, ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस और सोवियत को। वो आप मैप में देख लीजिए, ऐसे यहाँ पे ऐसे बना था ये वाला हिस्सा मिला एक तरीके से यूएसए को, ये मिल गया इंग्लैंड को, ये मिल गया फ्रांस को, और ये मिल गया फ्रांस को, क्या ये मिल गया यूएसएसआर को, और ये मिल गया फ्रांस को। तो चारों अलग अलग जोन में बट गया जर्मनी। फिर आगे चल के, क्योंकि इन तीनों देशों की आइडियोलॉजी सेम थी, ये कैपिटलिस्ट कंट्री थे, ठीक है, ये कम्युनिस्ट कंट्री था यूएसएसआर, तो इनके बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर तो पहले से ही था, क्योंकि ये अलग अलग विचारधाराएं एक दूसरे की एकदम अपोजिट हैं। तो इन्होंने एक तरह से जर्मनी 2 भागों में बट गया, और बर्लिन वॉल बन गई यहाँ पे, बर्लिन वॉल। और इसको कहा जाता है द आयरन कर्टेन, यानी कि लोहे का पर्दा, जिसके इस तरफ कोई नहीं आ सकता, इस तरफ कोई नहीं आ सकता। इधर आ गए, इधर थे कौन? सोवियत वाले जो कि कम्युनिस्ट थे, और इधर थे कैपिटलिस्ट। तो एक तरीके से आइडियोलॉजी की बहुत बड़ी वॉर हो गई और बर्लिन वॉल बन गई। बर्लिन वॉल जो कि आगे 1990 में जाके टूटी। इसको बोलते हैं ईस्टर्न ब्लॉक, इसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉक। काफ़ी इनके बीच में दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट चले, जिनको कोल्ड वॉर एरा कहा जाता है, जो कि 1991 तक चला। 1991 में जब यूएसआर का ख़त्म हुआ, तब जाके वो ख़त्म हुआ है कोल्ड वॉर, जिसमें दुनिया भर में इन्होंने अलग अलग देशों में अपनी एक तरीके इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है। फिर है डीकोलोनाइजेशन, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट स्लाइड है। इसमें क्या होता है कि
आप एक बात जानते हैं कि जब ब्रिटेन और फ्रांस अपनी पावर को लॉस कर चुके थे, बहुत पैसे का भी इनको नुकसान हो चुका था, मिलिट्री भी इनकी कमज़ोर हो चुकी थी, इंटरनल और एक्सटर्नल इनके यहाँ पे रिवोल्ट हो रहे थे इनके देशों में भी कि आप बार बार इतने बड़े मेजर कॉन्फ्लिक्ट में कूद जाते हो जिनमें हमारे देश का नुकसान होता है, और दुनिया भर की कॉलोनीज़ जो थी उनके सैनिक भी मारे गए थे इनकी वजह से, तो वो लोग भी इनके खिलाफ हो गए थे और आंदोलन कर रहे थे, जैसे भारत में भी आंदोलन चल रहा था। तो डिमांड करने लग गए कॉलोनियल जो कंट्रीज़ थे कि इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, आपसे आज़ादी चाहिए, बहुत हो गया आपका। भारत में जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो इनको मजबूरन, ये जो वीक इम्पेरियलिस्ट थे इनको मजबूरन उनको उनकी आज़ादी देनी पड़ी, और इसी की वजह से जो कॉलोनियल जो पीरियड है वो ख़त्म हुआ अफ्रीका और एशिया में। तो ये गाइस इन डिस्गाइस वाली बात थी कि ये दुनिया भर के देशों के लिए जो कॉलोनीज थी उनके लिए अच्छा था, कि हमारे देश के लिए अच्छा ही था क्योंकि हम आज़ाद हो गए वर्ल्ड वॉर में। माना कि बहुत जान मान की दुनिया भर को नुकसान हुआ, लेकिन डी कॉलोनाइजेशन जो है ये एक अच्छी चीज़ थी आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर था। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।